चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी अबाउट द इंटरप्शन, लेट अस गो अहेड। तो मैं आपको बता रहा था अबाउट द, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था, विच इज दैट वे नॉट एज अ पार्ट ऑफ माई नेचर। मैं ऐसे किसी के साथ में मतलब यू नो डर गया या वो सब मेरे नेचर में नहीं है। रिक्वेस्ट ये कर रहा था दैट दिस एडिशनल क्वेश्चन बैंक विल कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अक्रॉस द कंट्री। मतलब क्या सर, आपने स्कूल में अगर बुक क्रिकेट खेला है, स्कूल में बुक क्रिकेट कैसे खेलते थे? कोई भी पेज रैंडमली ओपन करो। आप जाके आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में ऐसा करो, कोई भी पेज रैंडमली ओपन करो, आपको मिलेंगे चैप्टर के बीच में एक्सप्लेन करवाने वाले इलस्ट्रेशंस। थियरी देंगे, उसके नीचे वो इलस्ट्रेशन देते हैं टू एक्सप्लेन द अबव। फिर क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, चैप्टर के बीच में आते हैं, चैप्टर के पीछे आते हैं। ओपन any random page of ICAI study material, there will not be a single question जो अपने बुक में नहीं मिलेगा। रैंडमली ओपन कर लीजिए, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल का हर एक, सिर्फ क्वेश्चन नहीं इलस्ट्रेशन विल ऑल्सो बी कवर। दैट्स दिस एडिशनल क्वेश्चन बैंक। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स की आरटीपी, जैसे जैसे आरटीपी आती जाती है अपन इनकॉर्पोरेट करते जाते हैं। टू बी वेरी क्लियर, यहां तक का जो पार्ट है ना, ये तो ऑलरेडी नवंबर 23 की बुक में भी था। बस खाली मेरे को थोड़ी डेट्स और थोड़े अमेंडमेंट की वजह से कोई क्वेश्चंस चेंज हुए तो उतने चेंजेस करने हैं। ओके, मॉक टेस्ट पेपर, ये क्वेश्चन पेपर, इसके आंसर्स के साथ लास्ट आरटीपी। अब ये वाला जो डेटा है, इसके नीचे वाला, ये सब रीसेंट, नॉट द एमसीक्यूज, यहां से यहां तक ये सब रीसेंट मटेरियल रिलीज बाय आईसीएआई है। वेदर रीसेंट आरटीपी हो गया, वेदर रीसेंट एग्जाम पेपर्स हो गया। आपके ये बुक रेडी होएगी तब तक नवंबर की आरटीपी भी आ जाएगी। तो मई 23 आरटीपी, नवंबर 23 आरटीपी, मई 23 का क्वेश्चन पेपर विद सजेस्टेड आंसर्स, मई 22 नवंबर 22, मतलब पास्ट एग्जाम पेपर्स, ऑल पास्ट आरटीपीज अंटिल अ फ्यू इयर्स अगो, रीसेंट आरटीपीज, मॉक टेस्ट पेपर्स, एग्जाम के पेपर्स में जितने क्वेश्चन आए हैं, देयर विल नॉट बी अ सिंगल क्वेश्चन जो अपनी बुक में कवर नहीं है। आपको आपके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना। बाय द वे, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसका आधा तो अपन क्लास में ही सॉल्व करेंगे। व्हाइल आई विल डू द चैप्टर्स, तो ऐसा तो नहीं चैप्टर पढ़ा के छोड़ दिया, सम्स भी तो करेंगे। करेक्ट और नो? 50% क्वेश्चन वी विल कंप्लीट इन क्लास इटसेल्फ, और बाकी का 50% विल बी फॉर योर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। आपको कोई और बाजार से बुक खरीदने का, या यू हैव टू हैव ओनली वन ऑथर का बुक, हाँ, वो खरीदना थोड़ी है, वो तो मिलेगा ना। एक मिल गया, यहां तक का मिल गया है, ये जैसे ही रेडी होगा। ऑनेस्टली ये वाला पार्ट ऑलरेडी रेडी है इसमें, बट देयर आर अमेंडमेंट्स, तो आई हैव टू इनकॉर्पोरेट देम। और ये टाइपिस्ट को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया, मई 23 का दे हैव नॉट येट रिलीज्ड सजेस्टेड आंसर्स, तो वो भी जब आएगा पूरा का पूरा टाइपिस्ट विल इनकॉर्पोरेट। जब तक ये होएगा तब तक वो भी आ जाएगा। नवंबर 23 की आरटीपी अभी तक आई नहीं है, तो ये जो 30 और 31 है, जब आएगा तो वो भी बुक में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। वेरी सुन दैट विल आल्सो बी गिवन टू। इन एनी केस, जो आपकी 2 बुक है उसके अंदर क्लासरूम में हम लोगों को डेली के लिए चाहिए वो वॉल्यूम 1 ही बुक, जो अभी आपको ऑलरेडी दे दी है। विद दिस अवर बैच विल गो ऑन। ओके, दिस सेकंड बुक इज फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। मैं आपसे फिर एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी तो आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एडिशनल क्वेश्चन बैंक से, जब तक हम स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स नहीं कर सकते। एंड आई विल मेक इट अ पॉइंट दैट आई विल अनाउंस इन क्लास, क्या कि नाउ यू कैन गो एंड सॉल्व क्वेश्चंस। हम उतना कर चुके हैं, कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आई विल गाइड यू विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग। यू जस्ट हैव टू गो एंड सॉल्व दोस क्वेश्चंस। ओके, जब आप ये क्वेश्चंस करोगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कैसे उन क्वेश्चंस को करना है उसका भी गाइडेंस मैं दूंगा, बट ओनली आफ्टर फिनिशिंग अ few topics. So these are going to be 2 books that will be given to you. तो ये है अपना जो स्टडी मटेरियल। पार्ट 1 is going to be क्लास बुक, जो आपको डेली लेके आना है, इसके क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे। एंड पार्ट 2 वॉल्यूम 2 is going to be और एडिशनल वाला, उसको आप क्वेश्चन बैंक बोलो, एमटीपी, आरटीपी सब बोल दो। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी हाईएस्ट। इस एडिशनल वाले पार्ट के अंदर जो लास्ट चीज है दैट इज एमसीक्यूज। Do you at least know that 30% of your paper will be MCQs? Multiple choice questions? जिसको लगता है कि वह रैंडम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके मार्क्स मिल जाएगा, मजा आ जाएगा, आपके लिए बहुत गंदा वाला न्यूज है।
कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्व करते करते अगर आपका कोई एक स्टेप रॉन्ग हो गया, यू विल लूज मार्क ऑफ कोर्स, लेकिन जो राइट किया उसका मार्क्स मिलेगा। एमसीक्यूज में ओएमआर शीट भरनी होती है, आपका 2 पेपर एमसीक्यू था ना फाउंडेशन में, तो सिस्टम उसको चेक करेगा। अगर आपने पूरे कैलकुलेशन में एक भी मिस्टेक किया, आप मरा बुरी तरह से। तो यू हैव टू बी मोर स्ट्रिक्ट विथ योरसेल्फ एज फार एज एमसीक्यूज इज कंसर्न्ड। एंड नाउ द गुड न्यूज इज, ये जितने भी एमटीपीज है, ये जितने भी आरटीपीज है, आईसीएआई ने एक बुकलेट रिलीज किया कॉल्ड केस स्टडी एमसीक्यू डाइजेस्ट। सर व्हाट इज केस स्टडी एमसीक्यू? एक होता है एक क्वेश्चन पूछा, उसके 4 ऑप्शन दिए, आपको आंसर चूज करना है। एक होता है एक बड़ी स्टोरी दी और इस स्टोरी के ऊपर आपको बोला आंसर द फॉलोइंग 5 एमसीक्यूज, दैट्स कॉल्ड केस स्टडी। जो किसी जमाने में 10 मार्क का सम होता था, उस सम के एक एक आंसर को एक एक क्वेश्चन बनाया हुआ, वन आफ्टर द अदर। यू हैव टू डू दैट। मतलब आप समझ लीजिए कॉस्ट शीट बनाने का 10 मार्क का सम है। आई टॉक अबाउट अ चैप्टर जो आपने पढ़ा है कॉस्टिंग में, 10 मार्क का सम है, उसको एमसीक्यू में कन्वर्ट किया। व्हाट इज द प्राइम कॉस्ट, व्हाट इज द फैक्ट्री कॉस्ट, व्हाट इज द सीओजीएस। अगर आपका एक भी स्टेप रॉन्ग होगा, आपका सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं, नीचे के क्वेश्चन का आंसर भी रॉन्ग होगा। और सब्जेक्टिव में तो जब आपका रॉन्ग आ रहा है ना फाइनल आंसर, तो आप जब चेक करेगा ना इसमें एडिशनल क्वेश्चन बैंक में, हाँ हाँ यार ये वाला स्टेप मेरा रॉन्ग गया, आई मेड दिस मिस्टेक। एमसीक्यू में आंसर मैच नहीं कर रहा है, पसीना पसीना छूटेगा बॉडी में से, तो क्यों आंसर मैच नहीं कर रहा है। कोई कोई बच्चा मस्त होता है, उस टाइम पे वो क्या करता है पता है, फोटो खींचता है, व्हाट्सएप करता है, सर प्लीज सॉल्व दिस। मैं घर पे आके मारूंगा, सर प्लीज सॉल्व दिस नहीं होता है। सॉल्व बाय योरसेल्फ, सेंड योर सोल्यूशन। आई जस्ट टेल यू कि तेरा ये स्टेप गलत है, इसको सही कर दे तो तेरा काम हो जाएगा। आप डिफरेंस समझ रहे हो? दैट इज द वे ऑफ डूइंग एमसीक्यूज। जिस दिन आपके एमसीक्यूज के आंसर्स राइट आने लग गए ना, उस दिन आप समझ लेना कि आपने एक्चुअल में पढ़ाई की। और जब भी कोई भी क्वेश्चन हमको होमवर्क में दिया जाएगा, क्लास में भी कुछ दिया जाएगा, एडिशनल क्वेश्चन बैंक करेंगे, द करेक्ट स्ट्रेटेजी इज नॉट क्वेश्चन करते जाओ, जिधर भी अटका, आंसर प्रिंटेड है ना, सारे आंसर, ऑल दीज आंसर्स आर गोइंग टू बी प्रिंटेड। चल इस स्टेप का आंसर क्या है, दैट मींस यू आर नॉट डूइंग एनी जस्टिस टू योर टैलेंट। अटक रहे हो, समझ लो क्या एग्जाम है। एग्जाम में कोई सजेस्टेड आंसर साथ, कितना मस्त होता ना, एग्जाम में ही साथ में सजेस्टेड आंसर दिया, खाली उतारना ही है। नहीं, वो तो नहीं देगा। सुनो, वैसे ही करो, अटक रहे हो, जो आता है वो करो। लास्ट में जब पूरा खत्म हो जाएगा तो चेक करो कि आप अटके थे उधर क्या अटके, और उसको नोट करके रखो। ओनली दैट स्टूडेंट कैन स्कोर गुड मार्क्स, जो पहले ही दिन लास्ट 1.5 दिन की तैयारी कर रहा। आज तो क्या हमारे पास टाइम ही टाइम है, 4 घंटे के लेक्चर में 15 मिनट इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया, आधा घंटा हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में चालू कर देंगे। एग्जाम का जो लास्ट डे होगा ना, 1.5 दिन होएगा, 1.5 दिन में डीटी आईडीटी दोनों करना है। इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व 600 क्वेश्चंस एंड देन 250 एमसीक्यूज लास्ट 1.5 दिन में, वो पॉसिबल नहीं। पहले ही दिन से हम अपने आप को तैयार करेंगे लास्ट 1.5 दिन। कैसे? एक तो एवरीडे वॉट एवर आई टीच यू, हम उसको क्लास नोट्स बना के लिखेंगे। एक बुक होती है जो क्लास में लिख रहे हैं, एक होती है जो हम नोट्स लिख रहे हैं। एंड मैं कुछ भी पढ़ाता हूं ना, मैं लिखा लिखा के पढ़ाता। ओके, एंड एट द एंड ऑफ एवरी लेक्चर वो पीडीएफ में सेव कर दूंगा, तो यू विल बी गेटिंग दैट पीडीएफ। आप समझ रहे हैं मित्रों? हाँ, तो एट द एंड ऑफ दैट लेक्चर यू विल गेट दैट पीडीएफ। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा। बोलो यस और नो? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस विल हेल्प यू टू रिवाइज। प्लस जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, क्लास क्वेश्चंस एंड होमवर्क में जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक रहेगा, वो while solving the questions आप 600 में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, 600 में से कुछ 60 ऐसे क्वेश्चंस मार्क करके रखेगा जब आप पहली बार पढ़ाई कर रहे हो ना, एट दैट टाइम ओनली। बिकॉज लास्ट 1.5 डे में सर थियरी करने का, क्वेश्चन खाली क्वेश्चन करेगा तो नहीं चलेगा, खाली थियरी करेगा तो भी नहीं चलेगा, दोनों करने का। थियरी यू विल बी एबल टू रिवाइज विद द क्लास नोट्स, पूरा का पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा इन अ फ्यू आवर्स। And then you have to do question. You cannot do 600 question. 60 करना है। कैसे? पहली बार पढ़ाई कर रहे हो ना, मार्क करते जाएंगे। और आपका मार्किंग क्राइटेरिया विल बी द फॉलोइंग 3। अगर भूल जाओगे तो लिख के रखना। ये 3 में से कोई एक क्राइटेरिया में आने वाला क्वेश्चन आपकी मार्किंग में रहेगा। 1, a question which covers the concept of the entire chapter. कोई कोई ऐसे क्वेश्चन होता है पूरा चैप्टर उसके उस एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर आ जाता है, वो वाले क्वेश्चन आप मार्क करके रखें। You can call it important.
सेकेंड, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने पहली बार जब आप सॉल्व कर रहे थे ना तब मिस्टेक किया, तो आप क्या किधर रॉन्ग गया ना वो आपको याद रखना जरूरी है। वो क्वेश्चन आप मार्क करके रखेगा। आपके 60 क्वेश्चंस कौन से होंगे? 1 विच कवर्स द एंटायर चैप्टर, 2 जिसमें आपका सॉल्व करने के टाइम मिस्टेक हुआ, 3 सॉल्व करने के टाइम पे आपका मिस्टेक तो नहीं हुआ लेकिन इतना भारी वाला कॉन्सेप्ट उसके अंदर आया, यू आर लाइक कि हाँ यार ये सब मेरे को क्लिक हुआ, ये वाला पॉइंट भी क्लिक हुआ, ये वाला भी हुआ, लेकिन हो सकता है कि प्रेशर में शायद ये वाले क्वेश्चन में मैं रॉन्ग जाऊं। मतलब मार्क दैट क्वेश्चन एज डिफिकल्ट एज पर योर नॉलेज ऑफ द लॉ। आपके हिसाब से मेरा राइट आया है लेकिन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो मुझे इसको एक बार और प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। 1 जो पूरे चैप्टर को कवर करता है, 2 जिसमें आप मिस्टेक किया, 3 बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपने मिस्टेक नहीं भी किया तो भी आपको वापस एक बार करना चाहिए। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस शुड कंप्राइज ऑफ दोज 60 क्वेश्चंस जो आप एग्जाम के एक दिन पहले करेंगे। तुम बोलना मत कि सर हर सम में कुछ ना कुछ स्टेप मेरा रॉन्ग जा रहा था तो मेरा तो 600 का 600 हो गया मार्किंग। नहीं मित्रों, अगर वैसा हो रहा है ना तो तुम पहले वापस अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज एवरीथिंग प्रॉपर्ली, ओके, देन ओनली यू स्टार्ट योर एडिशनल क्वेश्चन बैंक एट सच अ टाइम जब आपको लगता है कि अब मेरा एरर्स एकदम बेयर मिनिमम होएगा, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आया तो मिस्टेक होगा, नहीं तो मेरा मिस्टेक नहीं होगा, ओनली देन यू डू दैट, अदरवाइज करना ही नहीं। मित्रों आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? चलिए, तो अ गुड स्टूडेंट इज दैट स्टूडेंट जो लास्ट दिन की प्लानिंग पहले दिन से कर रहा है। और उस प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने क्लास के हैंड रिटन नोट्स एंड अपने जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक, और क्लास क्वेश्चंस में भी कुछ कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, टोटल मिला के आपको कुछ 60 क्वेश्चंस मार्क करने, which you will practice, okay? This is the strategy that was followed by one of my students in the past. उसको CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स में 81 मार्क्स आया था। CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स 81 मार्क्स। बहुत सारे लोगों को 2 अटेम्प्ट मिला के भी उतना नहीं आता, कोई को तो 3-4 अटेम्प्ट में भी मिलके नहीं आता 81 मार्क्स। पर उसने स्ट्रैटेजी क्या फॉलो किया, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था, जो मैं नोट्स लिखवा रहा था, उसने मेरा एज इट इज कॉपी नहीं किया, उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चार्ट्स बनवाए, खुद ने बनाए, तो पूरी एक हैंड रिटन बुक रेडी की। फिर कौन सा क्वेश्चन शी शुड डू 1 डे बिफोर एग्जाम, वो सब क्वेश्चन मार्क करके रखा। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जब कोई सम उसको करते करते ऐसा लग रहा था आई डोंट नो दिस, तो जो आया वो किया, तो भाड़ में गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट समथिंग। एक सम के टेंशन में एक तो आपने वो सम भी नहीं किया, ऊपर से टाइम वेस्ट किया, ऊपर से घबराहट में बाकी के क्वेश्चंस का भी सत्यानाश किया। इफ यू डोंट नो एनी क्वेश्चन, लीव दैट, गो अहेड। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे बीच में छोड़ छोड़ के नहीं करना, जो आता है लिखो, बकवास लिखो, माइनस नहीं है, नेगेटिव मार्किंग, जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता लिखो, लेकिन छोड़ के नहीं आने का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, कुछ भी लिखो, बट लिखो। डोंट गेट दैट सिचुएशन वेयर एक क्वेश्चन नहीं आने के टेंशन में आप आगे का कुछ कर ही नहीं रहे हो, दैट्स अ वेरी बैड हैबिट। और इसीलिए वन मोर रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के, जब हमारा सिलेबस नियर कंप्लीशन होगा, जब आपका काफी हद तक एडिशनल क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, हमारा पोर्शन ऐसा हो जाएगा कि हम आपका टेस्ट रख सकें, तो वी विल बी कंडक्टिंग 100 मार्क का टेस्ट, प्रॉपर 100 मार्क का होगा, तो उसमें डीटी आईडीटी दोनों रखेंगे, या फिर खाली डीटी का 50 मार्क का फुल सिलेबस टेस्ट। प्लीज अपीयर फॉर दैट टेस्ट, जब भी रखी जाएगी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही। अच्छा, बाय द वे, योर May 24 इज फार अवे एंड सारे सब्जेक्ट्स एक साथ चालू नहीं होंगे, ओके? आई हैव स्टार्टेड, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट फैकल्टीज टू स्टार्ट माय सब्जेक्ट, और फिनिश भी हो जाएगा मेरा बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में तो पक्का खत्म हो जाएगा पूरा सिलेबस। डेली 4-4 घंटा मैडम, तो आपको क्या लग रहा है खाली हफ्ते में एक बार आके आपका 1.5 महीने में पोर्शन हो जाएगा? डेली 4 घंटा, 4 घंटा इंटू 40 लेक्चर, 160 घंटा। स्टैंडर्ड आवर्स टू कंप्लीट डायरेक्ट टैक्स इज 140। कभी कभी स्टूडेंट्स के डाउट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो ज्यादा भी लग सकता है, ओके? टेंशन मत लो, मैं
आई डोंट वर्क आवरली एनीवेयर, मतलब जस्ट लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर विथ यू, मैं कहीं पर भी एज एन एम्प्लॉई या आवरली या ऐसे कहीं काम ही नहीं करता हूं। ओके, तो बहुत कम आवर्स हो गए उसका भी मेरे को किसी को जवाब नहीं देना है, और बहुत ज्यादा आवर्स हो गए उसका भी नहीं। वी डोंट लुक एट द वॉच वाइल वर्किंग, जो अप्रोप्रिएट है वो किया जाएगा। आपका डाउट ऐसा है जिसमें पूरे क्लास को काम आएगा तो आपको बोलूंगा क्लास के सामने पूछो, सो विल सॉल्व द डाउट ऑफ एवरीवन। आपका डाउट ऐसा है कि आप बोलोगे और बाकी 4 लोगों को कंफ्यूज करोगे, लेक्चर के बाद रुको 10 मिनट मेरे से बात करके जाना। आई नो व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड, सो वी विल गो बाय द फ्लो। आई होप वी आर वेरी वेरी क्लियर। तो आप ये किसी भी हालत में एज एंड व्हेन आई टेल यू एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी करेंगे, और हम क्लास के नोट्स भी एवरीडे इकट्ठा करेंगे, प्लस साइड बाय साइड मार्क भी करते जाएंगे विच आर द क्वेश्चंस दैट वी शुड बी डूइंग फॉर अवर लास्ट डे स्टडी। इज दैट क्लियर? इट शुड बी रफली अबाउट 10% ऑफ योर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अभी ऐसा नहीं कि मैंने 600 में से 60 बोला तो आप 60 पे रुक गया, 61st वाला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट वाला है, बोला नहीं 60 बोला था अभी हो गया। ऐसा मैं एवरेज दे रहा है, अंदाज से 10% ऑफ योर क्वेश्चन। तो आर बी क्लियर अबाउट द स्टडी मटेरियल दैट विल बी एलोकेटेड? चलिए, वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई इंट्रोडक्शन, सेकेंड लास्ट पॉइंट ऑफ माई इंट्रोडक्शन है, इसके बाद में खाली इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलेवेंस ऑफ टैक्सेशन इन द लाइफ ऑफ अ सीए, टैक्स एज अ करियर, वो एक डिस्कशन है। अब देयर आफ्टर हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा विद वॉट एवर टाइम वी विल हैव, वी विल एटलीस्ट स्टार्ट द सब्जेक्ट इन टुडेस क्लास। बाद में हम लोग ऑफ कोर्स इसको, आई माई लेक्चर विल बी मंडे टू सैटरडे ओनली, तो मैं मैनर ऑफ लर्निंग में आपको सब बताने वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर इज द शेड्यूल टाइम ऑफ माई लेक्चर, एक बात तो आप समझ लीजिए कि मैं सुबह 7 बजे से इधर फाइनल का लेक्चर लेने के लिए, तो जब तक आपका बैच चल रहा है तब तक मेरा फाइनल का बैच चलने वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू बी हियर सिंस मॉर्निंग होते। मान लीजिए किसी दिन फाइनल का लेक्चर नहीं है, हो सकता है कि उनका बैच कंप्लीट हो जाए लेकिन आपका थोड़ा सिलेबस बाकी रहे, बिकॉज उनके लिए मुझे अभी रफली लिटिल ओवर 1 मंथ लगेगा। तो उनका 3rd वीक ऑफ सितंबर में होगा तो आपका 1st वीक ऑफ अक्टूबर तक चलेगा। सो देयर आर गोइंग टू बी few days where only your lecture is there. I have been in teaching for the last 13 years. I have stayed in South Bombay. अभी मैं 4 साल पहले I shifted to a place called लालबाग, अगर आपको मालूम होगा तो। अपना लालबाग चे राजा, उनका जो चरण स्पर्श का जो लाइन जिधर से स्टार्ट होता है ना, वो पीछे काला चौकी एरिया में, पीछे वाला जो रोड है ना जहां से स्टेज वाला दर्शन चालू होता है, बस मेरी बिल्डिंग के बाहर से ही चालू होता है। वहां से सुबह आने को मेरे को कुछ 45-50 मिनट्स का ड्राइव लगता है, पागल के जैसे चलाता है, शू माकर के जैसे, तो 10 मिनट और बचता है। ऐसा 10 मिनट बचाया हुआ कोई काम का नहीं। आई एम स्टिल हियर इन क्लास एट 6:40 in class. In the last 13 years, my lecture has never started at 7:02, 7:03, 7:04. आपके भाई बहन को जाके पूछ लें, जो भी फाइनल अटेंड किए किसी को भी जाके पूछ लें। तो मेरा लेक्चर पहली बात तो कभी लेट स्टार्ट नहीं होगा, आप अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली रखें। अच्छा, ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद 1 o'clock का जो आपका टाइमिंग है? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि मेरे को किसी ने कोई बच्चे आके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कुछ जल्दी या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं नहीं, हाँ देखो, डू नॉट डिस्कस विद ईच अदर, क्योंकि आप जिससे भी डिस्कस कर रहे हो उसको कोई राइट नहीं है कुछ डिसाइड करने का। ये इसको पूछ रही है, वो उसको पूछ रहा है कि कभी रखना चाहिए। जैसे देख ना, उसका कोई कंट्रोल है ना तेरा कोई कंट्रोल है। ओके, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने बैच अनाउंसमेंट के टाइम पे आपको जो टाइमिंग दिया वो, एंड इफ यूनैनिमसली अग्रीड, उसका मैं रीजन देता हूं, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। द पॉइंट इज के एज ऑफ नाउ इट इज 1 o'clock एंड माई लेक्चर विल नॉट बी लेस देन 4 hours ऑन एनी डे। उस 4 hours के अंदर मेरे सिस्टम के हिसाब से 10 मिनट्स का ब्रेक आपको दिया जाएगा। नाउ जनरली एक सिस्टम फॉलो, ऐसा नहीं कि सर 4 घंटा मतलब डिवाइड करने का, 4 घंटे में से 10 मिनट निकालने का, मतलब 3 घंटा 50 मिनट, उसको डिवाइड बाय 2 करके उतने टाइम के बाद में ब्रेक। 2 घंटा 45 मिनट तक तो ब्रेक का जरूरत ही नहीं होता, कोई थकता ही नहीं है। उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट चल रहा होगा ना एट द स्टेज ऑफ 2 hours and 45 minutes, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया 2 घंटा 50 मिनट पे या 3 घंटा पे, जब भी वो कॉन्सेप्ट वो 1 मिनट में खत्म हो गया, द ऑन गोइंग कॉन्सेप्ट खत्म होते ही इट विल बी अ ब्रेक। ब्रेक हमेशा लेट लेने में फायदा है, पता है क्या? गैस करो। जैसे ही ब्रेक होता है
ब्रेक के बाद अरे बस अभी तो खत्म हो ही जाएगा, अभी टेंशन नहीं है, बहुत कम ऐसा ब्रेक के बाद तो कब लेक्चर कितना चलेगा पता भी नहीं चलेगा. यू अंडरस्टूड द रीजन. ओके, हैविंग सेड दैट ब्रेक विल बी गिवन, बट ब्रेक मतलब ये नहीं कि सर मैं थाने जाके कुछ खा के आता हूं. ब्रेक मतलब बाजू में जाके वॉशरूम जाके आ जाओ, ब्रेक उतना ही होना. क्योंकि खाने का नाम आते ही एक तो आधा खा खा जो 5 मिनट मिलना चाहिए, खाली 1 मिनट के लिए लाइट गया उतने में खाट 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 खाट. लाइफ का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ही वही है. ओके, बस खाली मौका मिलना चाहिए. हाँ, कोई को जीने के लिए खाता है, कोई को खाने के लिए जीता है. खैर ठीक है, मैं तो खुद भी वही कैटेगरी में, खाने का बहुत शौक है. अपन मारवाड़ी, अपन ना ए पॉजिटिव ना बी पॉजिटिव, अपन घी पॉजिटिव. अपन कभी जिम जाता ही नहीं, अपन खाली जिमण में जाता है. अपन मारवाड़ी आदमी, अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. तो तुम भी खाओ, मजा करो लाइफ में, लेकिन काम के टाइम पे काम. ओके, कोई भी अंट शंट आलतू फालतू कमेंट, मैनर ऑफ लर्निंग का ये सब पार्ट है. अंट शंट आलतू फालतू रैंडम स्ट्रे कमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ओके, कोई बच्चा ऐसे होता है कि इसका जो भी नाम है, इसको अगर इसको मैं डांट रहा हूं तो इसके पिताजी का नाम जोर से चिल्लाएंगे क्लास में. जिस बच्चे को डांट पड़ती है उसका, वो किसी बच्चे को डांट रहा है, हाँ ये लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण. मैं बोला लक्ष्मण कौन है, इसका नाम तो पार्थ है. बोले सर इसके पिताजी का नाम है. तो पिताजी को बीच में क्यों लेके आते हो? ये रैंडम कमेंट, ये स्ट्रे कमेंट, ऑल दैट ये इज नॉट एक्सेप्टेबल. आपका पूरा एंटरटेनमेंट का पैकेज, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वाइज, एंटरटेनमेंट वाइज. कभी आप बोलेगा सर अभी आज बहुत बोरिंग चैप्टर हार्डकोर थियरी, थोड़ा जरा नाच के दिखाओ. उनको पैसा उड़ाना पड़ेगा, मैं नाच के भी दिखाएगा, नो प्रॉब्लम. ओके, अब आई एम अ मारवाड़ी, आई हैव गॉट नो ईगो व्हेन इट कम्स टू मॉनेटरी मैटर्स. ओके, आप पैसा उड़ाओ, मैं आप जो बोलेगा वो करके दिखाएगा. ओके, असली वाला गांधी जी के फोटो वाला. और बोलो तो कल से क्यूआर कोड लगा के आता हूं. बोला सर मॉडर्न डेज, मॉडर्न प्रॉब्लम, मॉडर्न सोल्यूशन, वो भी चलेगा. आप बोलोगे वैसा ठीक है. आप समझा क्या? आपको पूरा का पूरा एंटरटेन करने का, हंसाने का, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी. डांस इतना अच्छा नहीं आता तो गा के सुना, जो भी आपको जमेगा वो सब करके देगा, फालतू कमेंट नहीं. ओके, अवर टारगेट इज एग्जाम. ऑफ कोर्स देखो, एग्जाम के लिए तो हम आए ही है क्लास में. एट द एंड ऑफ द डे सीए इंटर क्लियर होना इज अवर ऑब्जेक्टिव. टैक्स में अच्छे मार्क्स लाना इज अवर ऑब्जेक्टिव. टैक्स के मार्क्स की वजह से हो सकता है कि हमारा एग्रीगेट हो जाए, क्योंकि कोई ना कोई एक दो पेपर हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग योर एग्रीगेट. वी विल मेक श्योर दैट टैक्स बिकम्स दैट पेपर, कि इसकी वजह से आपका ओवरऑल जो दोनों ग्रुप का जो आपको टोटल करना है वो भी हो जाए. वो हमारा टारगेट रहेगा. बट एग्जाम विल बी अ बाई प्रोडक्ट. भी कॉस्टिंग नहीं सिखाना तुमने इतना. ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, ये आपको अंदाज नहीं है. ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है? जब एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप कुछ मटेरियल डालते हो और उस प्रोसेस में दो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, और दोनों का मार्केट में इक्वल एक्सेप्टेबिलिटी है, दोनों हमारे मेन प्रोडक्ट है, तो उनका नाम होता है ज्वाइंट प्रोडक्ट्स. बाई प्रोडक्ट क्या होता है? हमारा मशीन लगा है प्रोडक्ट ए बनाने के लिए, हमको प्रोडक्ट ए मेन टारगेट इज प्रोडक्ट ए, लेकिन उस प्रोसेस में साइड में एक छोटा प्रोडक्ट और निकला, वो भी बाजार में बिकता है, ए जितना नहीं लेकिन बिकता है. दैट इज कॉल्ड बाई प्रोडक्ट. ये कॉस्टिंग का एक चैप्टर है, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, आएगा आपके सिलेबस के अंदर. ओके, तो एग्जाम को मैं कभी भी लाइक अ बाई प्रोडक्ट, कि यस वो हमारा टारगेट है, विल नेवर फॉरगेट दैट, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा टारगेट इज वी हैव टू स्टार्ट लविंग द इनकम टैक्स लॉ. वो कैसे होगा? इफ आई टेल यू ओनली व्हाट इज रिटन इन द लॉ, तो कोई भी बता देगा. बाजार में बहुत लाखों करोड़ों बुक्स अवेलेबल है, एक ही इनकम टैक्स लॉ है, 1961 में लिखा था. आप लोग था 1961 में? एनीवन? नहीं, एनीवन? मैं भी नहीं था. मेरे पेरेंट्स में अगर बोलूं तो फादर वाज देयर इन 1961, मदर वाज नॉट देयर. मदर का बर्थ ईयर इज 1964. माय मॉम विल बी 59. एक तो मम्मी का ठीक है, वो 5 साल से तो 55 ही चल रहा था. मैंने बोला अभी बढ़ाने का होता है, उनके 5 साल तक 55, मतलब अभी 56 कितने साल का. फाइनली उनको बोला ये देखो आपके पैन कार्ड में 1964 लिखा है, तो मैं अभी आपको अगले साल से सीनियर सिटीजन के डिस्काउंट दिलवाना चालू करूंगा. उनको आधा टेंशन उसमें आ गया, हाइला बाप रे, अरे वो तो होना ही था एक दिन यार, उसमें क्या घबराने का. आप समझा क्या? तो इनकम टैक्स लॉ 1961 में लिखा है, हजारों लोग उसके एक्सपर्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, 3 लाख इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, सबने टैक्स पढ़ा है, तो कोई भी पढ़ा देगा. If I have to tell you what is written in the law, that anybody can do. If I have to call myself the best in my subject,
I have to first make you the best. Only if you are the best, then it will be proven that I am the best. और उसके लिए हमारा टारगेट विल बी, ये क्यों लिखा है, what is the law, of course, why is it written in the law, what is the logic. एक लाइन याद रखना, लॉजिक से बड़ा कुछ भी नहीं, लॉजिक से बड़ा कुछ नहीं, याद रखना. All throughout your batch, our target will be to understand what is written in the law and what help it gives in exam also. समझ लीजिए कि कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया जो आपको याद नहीं आ रहा है कि यार ये मैंने पढ़ा, यार ये चैप्टर मैंने लास्ट दिन पे रिवाइज नहीं किया, ऐसा होता है. आपका डीटी आईडीटी दोनों आपको 1.5 दिन में रिवाइज करना है. आप कोई तो शायद चैप्टर स्किप मारेगा, यार याद नहीं आ रहा है. एक काम कर, लॉजिक लगा, लॉजिक के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए. कॉमन सेंस इज द बेस्ट लॉ. देयर इज नो लॉ बिगर देन कॉमन सेंस. कॉमन सेंस लगा, कॉमन सेंस के हिसाब से तेरे को क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए. 99% चांसेस है कि वो राइट निकले. उसके लिए हमारे ब्रेन को वैसा डेवलप करना पड़ेगा टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन. वो हमारा मेन टारगेट. इस बैच से बाहर निकलने के बाद में रिजल्ट आपका क्या आता है. ऑफ कोर्स बुक में छापने के लिए हमको रिजल्ट तो लगेगा कि हमारे बच्चों ने ये रिजल्ट लाया, देयरफॉर टेक एडमिशन इन अवर क्लास. वो छापना पड़ेगा. बट सच बोलूं तो वो बच्चे का अचीवमेंट है, क्योंकि हम तो 500 600 1000 बच्चे का भी बैच पढ़ाते तो हम तो सेम ही पढ़ाते हैं, लेकिन रिजल्ट अलग अलग आया. मतलब मे बी द चाइल्ड वाज मोर टैलेंटेड, नो, वन चाइल्ड वाज बेटर देन द अदर. एंड इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, समटाइम्स इट इज अबाउट हार्ड वर्क. यू मे बी मोर टैलेंटेड, लेकिन मेहनत दूसरे ने ज्यादा किया, उसका रिजल्ट बेटर रहेगा. लेकिन अगर मेरे बैच से जाने के बाद आप कोई बोलेगा कि यार सर मेरे को टैक्स मैनेजर, मेरे को करियर इसी में बनाना है. जब आप सीए बनोगे, आर्टिकलशिप भी करोगे, प्राइमरीली देयर विल बी 2 ऑप्शंस टू परस्यू अ करियर. द 2 मेन सब्जेक्ट्स विल बी, या तो आप ऑडिटिंग के फील्ड में जाएंगे या आप टैक्सेशन के फील्ड में जाएंगे. ये 2 मेन प्लेसेस ऑफ वर्किंग ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट है. व्हेन आई विल इंट्रोड्यूस यू टू व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ टैक्स इन द लाइफ ऑफ अ सीए, आई विल टॉक मोर अबाउट दैट. अगर आप यहां से बाहर निकल के ये बोलते हो कि सर करियर तो मैं टैक्स में ही बनाऊंगा, आई लाइक दिस सब्जेक्ट, सर मजा आया. देखा है कि नहीं राहुल गांधी का वीडियो, याद आया, मजा आया. और ये जो मजा है मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं. ऐसे नहीं देखा, मजा आया राहुल गांधी वीडियो, आज ही जाके यूट्यूब पे सर्च करना. ओके, तो दैट इज माय मेन टारगेट. उसके अंदर आपका एग्जाम तो ऐसे ही निकल जाएगा. इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर. फिर जब बैच कंप्लीट होता है टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, समवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एक्सेट्रा, आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोस ऑन अमेंडमेंट्स एंड रिवीजन. सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, रिवाइज. आजकल लेजीनेस का जमाना चल रहा है, तो पहले ऐसा होता था खुद बुक खोल के रिवाइज करना होता था. अब ऐसा है कि मैं लेटा है पलंग पे, कोई बोलता रहे मैं सुनता रहे, रिवाइज हो रहा है, रिवाइज हो रहा है. समय बदल गया. ओके, तो एवरी ईयर अगर मेरे को कुछ भी स्टूडेंट्स को कोई चेंज इन द लॉ इन टर्म्स ऑफ कोई पीडीएफ या ऐसा कुछ देना होता है, तो पीडीएफ तो मैं डाल देता हूं टेलीग्राम पे, इन माय ओन चैनल ऑफ कोर्स. और अगर मेरे को कोई रिवीजन के वीडियोस, आपकी आरटीपी आएगी ना आपके अटेम्प्ट की May 24 की, आई विल रिकॉर्ड दैट आरटीपी एंड अपलोड द रिवीजन लेक्चर्स, द अमेंडमेंट लेक्चर्स, द आरटीपी लेक्चर ऑन, ऑफ कोर्स वीडियो का प्लेटफॉर्म इज यूट्यूब. So you can like, share, subscribe, hit the bell button, never miss an update. PDF in Telegram and video in YouTube. तो later part of the year वो सब भी आएगा. देखो, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां पर व्हाट्सएप स्टोरीज के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर मैं क्या करूं वो मेरा पर्सनल लाइफ है. मैं पहाड़ों के बीच में, बर्फ के बीच में अगर शर्ट निकाल के नंगा नाच रहा हूं वो मेरा प्रॉब्लम है. मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूं, आप क्या करते हो, मैं वो बोलू किसी को नहीं. आपको भी कुछ आप करो ना, आपकी लाइफ है. 2-4 माइनर चाइल्ड को छोड़ दीजिए तो बाकी सब तो मेजर है ना. यस और नो. तो आपकी लाइफ है, आप कुछ भी करो. इंस्टाग्राम पे मेरा पर्सनल लाइफ है, मैं कुछ भी फालतूगिरी करूंगा, कुछ भी टाइम पास करूंगा. मैं पार्ट टाइम में मीम्स भी बनाता हूं. मैंने मीम्स के ऊपर एक बुक बनाई है, सीए फाइनल की बुक है मीम्स के ऊपर. शौक लगा, दिखाता हूं, है मेरे पास, मेरे टैब में है, मैं दिखाता हूं. मैं वो क्या करूं मेरी मर्जी. एजुकेशनल स्टफ
मैं यूट्यूब पे कोई भी टाइम पास नहीं करूंगा, टेलीग्राम पे नहीं करूंगा, उस पे सिर्फ एजुकेशन स्टफ. सो प्रेफरेबली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस इफ यू वांट टू फॉलो, यू हैव टू फॉलो टेलीग्राम एंड यूट्यूब. बट जितना मैं आज के जनरेशन के बच्चे को जानता हूं, जब उसको ये बोला कि मैं टाइम पास और कीड़ा कांडी इंस्टाग्राम पे करता हूं और काम की बातें यूट्यूब टेलीग्राम पे करता हूं, नोइंग योर नेचर, आप पहले इंस्टाग्राम में जाके चेक करेगा आपका नेचर. इतना तो मैं अभी के बच्चों का इतना तो समझ गया हूं ब्रो, इतना तो है. ओके मैं कैन यू बिलीव दैट अ सब्जेक्ट लाइक टैक्सेशन कैन ऑल्सो बी मेड. अरे किधर गया रे, था तो इधर ही किधर. लेट मी सी, अगर मेरे पास वो बुक होएगा ना. क्या सर टैक्स भी मीम्स के थ्रू पढ़ा जा सकता है? ट्राई करते हैं अगर कोई है. चल एक टीडीएस का चैप्टर है मेरे पास शायद. ये फाइनल का बुक है. फाइनल में 5 बुक लिखता हूं ना, उसमें से एक ये वाली बुक है. बहुत सारा स्क्रिबल किया है क्योंकि क्लास में पढ़ाने के टाइम पे ये सब किया होगा मैंने. स्क्रिबलिंग छोड़ दीजिए. पीछे वाले को दिख रहा है क्या? जैसे देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड टीडीएस. तो कौन किसका टीडीएस डिडक्ट करेगा? व्हेन अ क्लाइंट विल मेक पेमेंट टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डू यू अंडरस्टैंड द क्लाइंट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द सीए. तो क्लाइंट का ड्यूटी है करना टीडीएस. देखो टीडीएस हमारे सिलेबस में भी है, लेकिन एक एवरेज लेवल के ऊपर है. सीए फाइनल में हम लोग टीडीएस का 7 लेक्चर रखता है, 3-3 घंटे का. इंटर में हम 2 लेक्चर्स ऑफ 4-4 आवर्स ईच में टू द एक्सटेंट रेलेवेंट वी कंप्लीट. टीडीएस का ड्यूटीज अगर आपने नहीं किया तो आपको बहुत प्रॉब्लम होएगा. ये दिखेगा नहीं ना एक्चुअली में. लाइट एक बार के लिए ऑफ करके वापस देखना है तो देख लेना. ये नहीं तो मैं बताता हूं. दिस इज गणेश गाइटोंडे. यू नो गणेश गाइटोंडे? ऑब्वियसली, हाउ कैन यू नॉट नो गणेश गाइटोंडे? ब्रो क्या बात कर रहा है. इसने बोला था मरने का क्या तेरे को डर नहीं लगता क्या? डॉट 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 डॉट, क्योंकि बुक में वो वर्ड्स एक्चुअली लिख नहीं सकते. गणेश गाइतोंडे, नेटफ्लिक्स, सीक्रेट गेम्स. ठीक है कोई बात नहीं. ये इसमें ऐसा बोला बाद में, बाद में, अभी टाइम नहीं है. यू नो दिस गाइस, यू नो दिस गाइस. बाद में, बाद में. अच्छा बाय द वे मेरे को इतना पता है कि इस बैच में कच्ची कम्युनिटी के भी अच्छे खासे लोग हैं. जैसे इफ आई हैव टू टॉक मोर अबाउट दिस, एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो टीडीएस काटेगा. तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए इन लोगों से ज्यादा बेटर एग्जांपल इस दुनिया में. अब तू ये मत बोलना कि ये भी नहीं देखा है, ये मालूम है. तो एम्प्लॉयर विल मेक पेमेंट टू एम्प्लॉय. ऐसा दिस इज जस्ट एन आइडिया अबाउट द बुक. इस बुक में सिर्फ चारों तरफ मीम्स ही मीम्स है. ओके तो ये फाइनल के लिए लिखता हूं ऐसी एक बुक विच कंटेन्स ऑल द मीम्स. तो मैं पार्ट टाइम में ये सब मीम्स भी बनाता हूं. फॉर एग्जाम्पल एक वेब सीरीज है मिर्जापुर. हैव यू सीन दैट? बाय द वे इफ यू हैव नॉट सीन मिर्जापुर, यू आर मिसिंग समथिंग इन लाइफ. मतलब आप लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ मिस. ये मत बोलना सर आपका अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन का वो 2 ना जरा यूजर आईडी पासवर्ड, यही बाकी रह गया. सर क्लास के एनरोलमेंट में वो कवर नहीं था क्या साथ में? हमको तो लगा कि उसके अंदर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा सर साथ में, यही बाकी रह गया. नहीं तो मिर्जापुर में एक दिन मुन्ना भैया आके बोलते हैं, जिसने नहीं देखा है उसको मैं बताता हूं. वो आके बोलते हैं हम एक नियम और जोड़ रहे हैं कि मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है. उसने खाली क्या बोला, हम एक नियम और जोड़ रहे हैं. मैं खाली इतना करूंगा, उधर मुन्ना भैया का फोटो हटा के उसके ऊपर आंटी का फोटो डाल देगा. अभी आंटी कौन? इट डिपेंड्स ऑन विच रीजन ऑफ द कंट्री. यार आप ताई बोल सकते हो, ताई. साउथ में जाके आप उनको चेची या अक्का या ऐसा कुछ भी बोल सकते हो. Who am I talking about? There is a lady who has ruined my life. But this time I am not talking about my wife. She has tortured the entire professional lobby. Bringing illogical changes in the law is her hobby. Now it is very much obvious who I am talking about. मैं जिंदगी झंड कर दी है, झंड पागल औरत ने. Literally every morning I have that जेठालाल वाला feeling है, पागल औरत. Every morning literally. परेशान करके रख दिया. रोज सुबह लाइक वो जब अपना हॉबीज रेज्यूमे बनाती है ना, तो हॉबीज में लिखा है चेंजिंग इनकम टैक्स एवरीडे. हॉबीज में लिखा है. रोज सुबह उठा, आज क्या करूं, चल आज ये सेक्शन बदल देती हूं, आज वो सेक्शन बदल. टीडीएस के अंदर एक पॉइंट है, इंटर पे कम रेलेवेंट, फाइनल पे ज्यादा रेलेवेंट है. फेब्रुवरी में बजट आया, फेब्रुवरी से लगाकर अब तक 4 बार उसको चेंज कर दिया. बुक बनाया वापस चेंज, बुक बनाया, मैं रोज बुक ही बनाता रहूं.
आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट, आंटी प्लीज डाई। मैं तो रंग दे बसंती 2 बनाएगा कसम से। रंग दे बसंती 1 में वो आमिर खान और उसके दोस्तों ने वो गोली से उड़ाया था डिफेंस मिनिस्टर को, मैं जाके फाइनेंस मिनिस्टर को, और मैं बोलूंगा इधर ही मेरा एनकाउंटर करो। आई विल टेक वन फॉर माई कम्युनिटी, माई प्रोफेशनल कम्युनिटी। मैं इसको ना हत्या नहीं, इसको वध कहते हैं, वध। पूरे प्रोफेशन को बचाऊंगा मैं। तो बहुत परेशान करके रखा है वो पागल औरत ने। अभी हम करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा। ओके, तो मैं मुन्ना भैया की जगह पे आंटी का फोटो लगा के बोलता हूं, हम एक नियम और ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उनका वही काम है, वो रोज एक नया नियम ऐड करती रहती है। वो नियम ऐड करती है, कभी कभी तो ऐसा सेक्शन बनाती है, ऐसा पॉइंट लिखती है कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, उसको खुद को भी समझ में नहीं आता। फिर अगले साल वापस उसको चेंज करती है बजट में। बोला लास्ट ईयर में लाई थी ना, वो समझ में नहीं आ रहा सबको, वापस चेंज करती है, वापस समझ में नहीं, वापस चेंज करती है। सिंस द लास्ट 4 years since she has become finance minister, there have been sections where एक ही सेक्शन में हर साल अमेंडमेंट आ रहा है, सेम सेक्शन, बार बार सेक्शन चेंज होता जा रहा है, एक ही काम हो रहा है बार बार। हमारा यही काम है हर साल। लास्ट ईयर बच्चों को पढ़ाया, उसका लॉजिक बताया, बोला नहीं लेकिन अभी मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, चेंज ही करते जा रहे, चेंज ही करते जा रहे। तो नो प्रॉब्लम, वी विल कवर एवरीथिंग विथ लॉजिक, और अगर लॉजिक समझ में आ गया तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। तो आपके अमेंडमेंट या रिवीजन या आरटीपी अगर मेरे को कोई वीडियो डालना होगा तो इट विल बी ऑन यूट्यूब, एंड अगर कोई पीडीएफ देना होगा इट विल बी ऑन टेलीग्राम, और मेरी मर्जी के पर्सनल लाइफ के टाइम पास करूंगा ऑन इंस्टाग्राम। आई हैव माई ओन पर्सनल लाइफ नो लाइक एवरीवन एल्स डज, करेक्ट? तो आई डू व्हाट आई फील लाइक, यू डू व्हाट यू फील लाइक। आप ये नहीं बोल सकते सर यू आर अ प्रोफेशनल टीचर। कोई इसमें भी आके स्टूडेंट आके मेरे को बोलता है सर यू आर अ प्रोफेशनल टीचर, ऐसे शर्ट निकाल के डांस करना डज नॉट सूट यू। मैं बोला ये काम कर भाई, मत लेना एडमिशन मेरी क्लास में, जा। अच्छा तू कौन है भाई बोलने वाला, तू क्या क्या करता है बताओ अभी। तो दैट्स माय पर्सनल लाइफ, ठीक है? आप ये डिसाइड कर लीजिए व्हाट इज रेलेवेंट फॉर यू एजुकेशन के टाइम पास एंड नोइंग यू। चल छोड़ जाने दे। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ वी विल गो अबाउट। मेरा आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, अगर मैं आपको 4 घंटा पढ़ाएगा तो सेम डे अगर आप घर पे जाके उसको गो थ्रू करेगा। आज तो आपको उतना भी नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि आज ऑनेस्टली स्पीकिंग हम सब्जेक्ट मैटर में उतना पढ़ने वाले ही नहीं, वहां तक पहुंचेंगे भी नहीं। आई ऑलरेडी व्हेन आई स्टार्टेड टोल्ड यू आज का लेक्चर मेजरली इन द नेचर ऑफ इंट्रोडक्शन ही रहने वाला है। तो एज वी प्रोसीड इन अवर सिलेबस, ये सब पहले ही दिन हो सकता है, यू अंडरस्टैंड, वंस वी स्टार्ट अवर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स वी कैन नॉट कीप ऑन डिस्कसिंग दिस। तो आज ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे 4 घंटे का मेरा लेक्चर होगा, आपको 15 मिनट ही लगेगा घर पे जाके। आई हैव टू गो डीप इनटू द सेक्शन देन ब्रिंग यू बैक आउट। तो एक एक पॉइंट के डीप में जाने में समझाने में टाइम लगता है, वापस बाहर आने में समझाने में टाइम लगता है, बट देन सेकेंड टाइम इफ यू गो थ्रू आपको सब समझ में आएगा। 4 घंटे के बदले में मैं आपसे 15 मिनट मांग रहा हूं, 4 घंटे के बदले में मैं आपसे 15 मिनट मांग रहा हूं, प्लीज गिव दैट। पता है क्या, आप रोज 15 मिनट दोगे ना, मेरा सिलेबस खत्म, आपका पढ़ाई खत्म। रिवीजन करो। 1 हफ्ता नहीं दिया ना, अब 1.5 घंटा देना पड़ेगा। 2 हफ्ता नहीं दिया तो 3 घंटा। आपने फर्स्ट मंथ में ही कुछ नहीं किया, अब आपको लगेगा कि अब डीटी तो नहीं हो पाएगा, इतना सारा हो गया, मैं पहले दिन से स्टार्ट, बाद में करते हैं, क्योंकि वैसे भी रोज का शेड्यूल 1 to 8:30 का लेक्चर्स, खाली डीटी नहीं ना, दूसरा सब्जेक्ट भी है, फिर आपका उसमें आने जाने का टाइम, कॉलेज नहीं जाते लेकिन कोई कोई झूठ बोलते कि कॉलेज जाते हैं, तो ठीक है वो टाइम टेकन इनटू कंसिडरेशन के वो भी है। तो टाइम किधर है? और यहां पे आएगा सबसे बड़ा ट्रबल, इफ यू मिस एनी लेक्चर। आपको लगता है सर एक लेक्चर मिस हो गया, सर मेरे को इसका रिकॉर्डिंग दे दो, उसका, वो सब सेकेंडरी मैटर है। आजकल ना ये ड्रामेबाजी चल रही है हमारे कोचिंग प्रोफेशन के अंदर, तुमको ये भी देंगे, तुमको वो भी देंगे, सब करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, व्हाट इज द पॉइंट? 4 घंटे का लेक्चर मिस किया तो उसको देखने के लिए तुमको 8 घंटा लगेगा। जब ओपन चैलेंज, आई एम द हाईएस्ट सेलर ऑफ वीडियो लेक्चर्स इन माय सब्जेक्ट इन सीए फाइनल अक्रॉस द कंट्री, एंड आई कैन चैलेंज दिस, क्योंकि मेरे पास हर बच्चे ने कितना घंटा देखा और कितना घंटा नहीं देखा है ना, मेरे पास मेरे सिस्टम में वो भी दिखाता है। 30% स्टूडेंट्स बाय वीडियो लेक्चर्स और उसको एक्टिवेट ही नहीं करते। कल से पक्का पढ़ेंगे, पक्का पढ़ेंगे, वो कल कभी आता ही नहीं। क्लास में आने से डिसिप्लिन ये होता है, एक दिन आप आए वेरी गुड, अगले दिन मैंने क्वेश्चंस पूछा, आप डांट खाओगे अगर बराबर से पढ़ के नहीं आए, रिवाइज नहीं करके आए। तीसरे दिन आप आओगे नहीं, क्योंकि डांटता है नहीं, शौक चढ़ता है अपना खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ाने का, मजा आता है डांटने में। नहीं, किसके लिए डांट रहा है?
ऑलरेडी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 13 years ऑफ एक्सपीरियंस। मेरा मेंबरशिप नंबर कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास या फेल होने से नहीं डांटता है, तो किसके लिए डांटता है? आप आए नहीं, 2 दिन आए नहीं, तीसरे दिन दोस्त ने समझाया पागल, ऐसा नहीं होता है। तुम चौथे दिन आ तो गया, और तुमको यू नो दैट आजकल का नाटक के सर बैकअप मिलेगा क्या, ये मिलेगा, तुम देखेगा कब? मैंने लिटरली मेरे आंख के सामने कोई बच्चा हमारी ऑफिस में आके बोलता है सर मेरे को इधर ही बैठ के लेक्चर देखने दो ना, मेरे घर पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मैं बैठ के देख सकूं। वो 3 घंटे का लेक्चर देता है, देखता है 6 घंटा बैठना पड़ता है, देखता है, थोड़ी देर के बाद में अपनी दुनिया में खोया हुआ। अगर इधर पंखा गिरेगा तो मैं कैसे पकड़ेगा, टेररिस्ट अटैक हुआ तो मैं कैसे सबको बचाएगा आगे जाके। ओ प्रोफेसर तो बोलते जा रहे हैं, अचानक से याद आएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में ऐसा जोर से चिल्लाने लगता हूं नींद से जगाने के लिए लोगों को, तो उसको होश, अरे यार सर किधर पहुंच गया, 1 घंटा 40 मिनट आइला, मैं तो 40 मिनट के बाद में मैं तो अटक गया था, किधर और ही चला गया था। फिर वो बैक स्पेस करके पीछे जाता है, रिवाइंड करता है वापस, एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा क्लास में मैं 4 घंटे तक बोल रहा है, अगर मैं नहीं थका तो ब्रेक नहीं दिया, तुम्हारी ताकत है मेरे को रोक के दिखा सको? नहीं। वीडियो लेक्चर में तो ठाक स्पेस बार दबाया, चुप, स्पेस बार से पॉज होता है ना मीडिया प्लेयर, चुप, तुम मेरे को चुप करा सकता है, डिसिप्लिन नहीं आता है ना। अब समझ लो कि 4-4 घंटे के 4 लेक्चर कवर करने के लिए आपको अगर 32 घंटा लाओगे, किधर से 32 घंटा है किधर तुम्हारे पास? डेली का तो 8 घंटे का लेक्चर है। ड्रामा करने के लिए यू गेट बैकअप, यू गेट दिस, ये नॉनसेंस। तुम देखेगा कब उस लेक्चर को? देने को तो मैं रेडी हूं देने के लिए, आई कैन गिव यू इफ यू वांट, बट वेयर डू यू हैव द टाइम टू गो थ्रू इट? और इसीलिए क्लास डिसिप्लिन के साथ अटेंड करना बहुत जरूरी है। कुछ भी हो जाए, यू हैव पेड योर हार्ड अर्न मनी ऑफ योर पेरेंट्स टू बी इन क्लास एंड लर्न समथिंग। So many important things will come, so many important occasions will come, college ka events will come, your well wishers ka birthday will come, this will come, your relatives will come to your house, don't talk to them. If they feel bad, they are not your well wishers. और हमारे मारवाड़ी लोगों में तो कुछ ज्यादा ही ऐसा होता है, घर पे आए मेहमान, मतलब मैंने तेल लगाने गया मेहमान, मेरा करियर है, करियर बनेगा ना, वो सब मेहमान आज हाथ जोड़ जोड़ के वापस आते हैं, सर मेरे बच्चे को गाइड कर दो। इफ दे आर ऑफेंडेड, मतलब वो आपका भला नहीं सोच रहे। इफ यू वांट टू थिंक गुड अबाउट योरसेल्फ, सिर्फ डिसिप्लिन इज द आंसर टू एवरीथिंग। सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, इस मैनर ऑफ लर्निंग में आप वो भी फॉलो करेंगे। आर यू क्लियर ऑन दिस? नाउ विद दिस आई कम टू इंट्रोडक्शन में मेरा लास्ट पॉइंट, फिर मैं एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करेगा। टैक्स एट सीए इंटर यू हैव टू स्टडी डीटी एंड आईडीटी 50-50, 100 marks, and then later at CA final you have to study DT for 100, जैसा कि मैं थोड़े टाइम पहले बोला भी था आपको। तो आपको ये सब्जेक्ट अपने लाइफ में 300 मार्क्स के लिए पढ़ना है। अगर आप खाली एग्जाम की बात करो, 1200 में से 300, क्या क्वांटम है, कितना परसेंटेज है, इतना मैथ्स तो आपको आता ही है, भले एसपी लिया होगा तो भी। हाँ मतलब मैं आंसर मांग नहीं रहा था, खाली बोल रहा था कि सोच लो, तुमको पता चल जाएगा। द वेटेज 25%, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर आप ऑडिट देखेंगे तो 100 और 100 200 मार्क का वो भी है। द वर्ड्स ऑडिट एंड टैक्स आर सिनोनिमस विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब भी वर्ड ऑडिट आता है, पहला पर्सन जो हमारे इमेजिनेशन में आएगा वो, एंड सेम इज द केस ऑफ टैक्स। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते आपको करियर बनाने के 2 एरियाज मिलेंगे। या तो आप ऑडिट में जाओ, ऑडिट में क्या होगा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो बराबर है क्या नहीं, वो आपको अपना ओपिनियन देना है। ऑडिट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या ऑप्शन 2, आप टैक्सेशन में एक करियर बनाएंगे कि असेसी ने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किया है, असेसी इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। उसका व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी, व्हाट इज द इनडायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी। गवर्नमेंट अगर ज्यादा मांग रही है, ऑफिसर ज्यादा मांग रहे, तो उनसे केस लड़ने का, फाइट विद, फाइट मतलब मारा मारी नहीं करायचं है, फाइट मतलब लीगल फाइट विद देम, फाइल अ कोर्ट केस अगेंस्ट द डिपार्टमेंट कि आप मेरे से ज्यादा टैक्स मांग रहे हो, इतना नहीं हो, कहां पे आप आपके क्लाइंट का टैक्स बचा सकते हो, दैट्स टैक्सेशन प्रैक्टिस। जैसे ही हम बर्गर वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में मैकडॉनल्ड्स आता है, जैसे ही हम पिज्जा वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में डोमिनोज या पिज्जा हट अगर दिमाग में आता है, जैसे हम वड़ा पाव सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कौन भाव आता है, सर बस बस इसके आगे नहीं,
बस, नहीं तो हमारा दिमाग पूरा उधर चला जाएगा। डोंट डिस्ट्रैक्ट अस। जैसे ही हम योगा वर्ड सुनते, योगा, हमारे इमेजिनेशन में एक ही तो आदमी आता है। क्यों, मैंने किसी का नाम लिया? नहीं लिया ना। इट्स अबाउट परसेप्शन ब्रो, इट इज ऑल अबाउट परसेप्शन। योगा नाम सुनते एक ही आदमी आता है। ही प्रूव्ड टू द वर्ल्ड कि फॉर सेलिंग एनीथिंग, फॉर सेलिंग एनी गुड्स, यू डोंट नीड हाफ ड्रेस्ड फीमेल मॉडल्स। हाफ ड्रेस्ड मेल विद अ दाढ़ी इज ऑल्सो कैपेबल इनफ टू सेल एनीथिंग एंड एवरीथिंग। क्या क्या चालू किया था टूथपेस्ट से दंत कांति, फिर वो नूडल्स निकाला ने, हनी निकाला ने, क्या क्या वो आटा निकाला, और क्या पतंजलि सेल्फी स्टिक निकाला, पतंजलि हर्बल सिगरेट्स आपका उससे लंग्स अच्छा होता है पतंजलि मेडिसिनल एल्कोहल, उससे लीवर अच्छा होता है। नहीं, फेक प्रोडक्ट्स है, ऐसे ही फेंक रहा हूं मैं ऐसा, लेकिन निकाल सकता है, कोई भरोसा नहीं। टॉयलेट क्लीनर निकाल दिया तो आपको पता है, डेनिम जीन्स निकाला पतंजलि, तो कुछ भी निकाल सकता है, बाबा है वो। He is amongst the top 10 richest guys of the country, और उनके साथ में एक आदमी हमेशा धोती वाले रहते हैं जिनके 2 दांत बाहर निकले हुए, आशीष नेहरा के जैसे। वो आशीष नेहरा के, वो ईशान, क्या नाम है उसका, वो नहीं, वो फास्ट बॉलर था ना, लंबे बाल वाला, ईशान शर्मा, उसके 2 दांत ऐसा बाहर निकले हुए रहते हैं। वो पतंजलि का जो असली मालिक है ना, वो ऐसे 2 दांत बाहर निकले हुए, वो आचार्य बालकृष्ण, अगर कभी आपने उनका नाम या सुना होगा तो। They are the richest guys of the country, one of the richest guys of the country. Ambani, Adani are only high profile. They just maintain a low profile. But आया ना इमेजिनेशन में योगा बोला, तो वैसे ही जब हम ऑडिट की बात करते हैं, जब हम टैक्स की बात करते हैं, तो एक ही पर्सन, एक ही प्रोफेशन हमारे दिमाग में आएगा, एंड दैट्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए इक्वल टू टैक्स, टैक्स इक्वल टू सीए, सीए इक्वल टू ऑडिट, टैक्स ऑडिट इक्वल टू सीए। इट इज लाइक दैट। ये 2 सबसे मेन फील्ड आपको काम करने को मिलेगी। और अगर आप आपकी ओवरऑल एग्जाम में भी वेटेज देख लो, तो 1200 में से 500 मार्क्स तो ये 2 सब्जेक्ट ही मिला के कर लो। देख लो, 300 ये, 200 ऑडिट, 600 600 1200, 1200 में से 500, क्या नहीं इमेजिन। अच्छा, बाकी बाय द वे और 200 ऐड करोगे तो अकाउंट्स हो जाएगा 100 और 100। एडवांस अकाउंटिंग एंड एफआर एंड फाइनल, मित्रों वही अकाउंट्स का ही तो ऑडिट होगा। तुम अकाउंट सीखेगा तो ऑडिट किसका करेगा? ऑडिट कर। बोला कोविड में, लॉकडाउन में घर बैठे बैठे रे 32 का 36 हो गया, कौन सा महीना किसका ऑडिट करेगा? अकाउंट्स का करेगा ना। तो अकाउंट्स तेरा 200 मार्क का अकाउंट्स भी है, तो समझ में आता है। सो डू यू अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट ये दोनों सब्जेक्ट है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दीज आर द 2 एरियाज वेयर यू कैन मेक अ करियर। आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस दिस डिसीजन राइट नाउ। लेट योर स्टडीज ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ बोथ सब्जेक्ट्स, टैक्सेशन में डीटी आईडीटी एंड ऑडिटिंग में आपका अलग से 100 मार्क का पेपर, लेट योर स्टडी इन्फ्लुएंस दैट डिसीजन। लेकिन दोनों के फीचर्स क्या है? जब आप ऑडिट करते हो ना, ऑडिट डिपार्टमेंट में आर्टिकलशिप करते हो, उसके प्लसेस क्या है, माइनसेस क्या है? उसका प्लस पॉइंट्स ये है कि आपको बहुत घूमने मिलेगा फ्री में, खाना मिलेगा फ्री में, फ्री के पिकनिक्स, फ्री का खाना, सब कुछ फ्री में मिलेगा। दैट इज ऑडिट। सर कैसे? क्योंकि क्लाइंट कहीं पे भी हो सकता है। अगर आपको जाके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है, आप मुंबई के सीए हो, लेकिन किसी अहमदाबाद के क्लाइंट ने बोला कि नहीं तुम मेरा ऑडिट तुम करो, तो नहीं इतना लंबा आई कांट प्रोवाइड। अरे नहीं, आते हुए लक्ष्मी को ना नहीं बोलने का, क्लाइंट किधर भी है जाके काम करने का। तो तुमको वहां पे जाना है तो आने जाने का खर्चा वही देगा, रहना है खर्चा वही देगा, खाना पीना है खर्चा वही दे, सब वही देगा। फ्री में घूमने मिलेगा, लोगों से मिलने मिलेगा, सब। लेकिन काम क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना है, सामने बिल, जैसे कोई ट्रेन का या वो बस का ऐसा बिल है तो उसका जर्नल एंट्री होना चाहिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। आता है इतना? तुमको चेक करना है कि ये बिल अगर ट्रेन का है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाला है, गलती से टेलीफोन में तो नहीं डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी में तो नहीं डाल दिया। दैट वे आप देखोगे तो प्रॉफिट का फिगर तो सेम रहेगा, बट यू हैव टू बुक द एक्सपेंस इन द करेक्ट हेड। दैट्स ऑडिट। Whether the accounts are showing a clear picture or no, whether the accounting entries are past actually correct or no, वो ऑडिट। तो टेक्निकल काम कुछ है ही नहीं, क्लेरिकल काम है, खाली चेक मारना है, बराबर है टिक, बराबर है टिक। लेकिन दूसरे परक्यूसिट्स, पर्क्स, द बेनिफिट्स क्या? लोगों से मिलो, घूमो फिरो, खाओ पियो, मुफ्त के ट्रिप्स मारो। टेक्निकल काम ये बेनिफिट है, टेक्निकल काम नहीं मिलेगा ये लॉस है। और दूसरा बड़ा लॉस, जो लोग स्पेशली ऑडिट में काम करते हैं ना, उनके फाइनल सीए की बैंड बच जाती है, क्योंकि आधे टाइम तो सेठ लोग बाहर भेज के रखते हैं, लेक्चर्स किसी के लिए रुकते नहीं है,
फिर वही बात आ जाती है, सर बैकअप बैक, अरे ले देखेगा कब? फिर एग्जाम आ जाती है, कोई फॉरेन कोर्स जैसा तो है नहीं तुम डिसाइड करोगे एग्जाम कब देना है, एग्जाम अपनी डेट पे ही आएगी, यू आर नॉट रेडी, चालू हो जाते पोस्टपोन सीए एग्जाम्स इमीडिएटली, बस क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा इसलिए, तो सबका पोस्टपोन करो। फिर सोचते हैं यार जितना तैयारी हुआ उतने से, फिर क्लियर नहीं होते, और फिर एक बार आप उस साइकिल में घुस गए ना तो आप देते ही रहते हो एग्जाम, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, ऑल्टरनेटिवली इफ यू वांट टू डू ऑडिट यू कैन बी क्लियर विथ योर बॉस कि सर पहला एक साल आपको मेरे को जिधर भेजना भेज दो, सेकेंड ईयर में आई विल स्टार्ट स्टडिंग, तो उस टाइम पे एटलीस्ट वो दिन जब जब मेरे को क्लास जाना है तब तब आप मेरे को माफ करो प्लीज। वैसा आप आपके बॉस के साथ सेटिंग कर सकते हो। नहीं होता है मेरे पास आओ, किसके साथ क्या सेटिंग करना है, एक सेटरबाज आदमी हूं मैं। ओके, किसको क्या सेट करना है, देखो आपका इनसे काम निकलवाऊंगा, आपका इनसे, अब मैं आपका पास्ट में 10 काम निकलवाया है तो आज बोलूंगा यार मेरी स्टूडेंट है यार, सर प्लीज इसको यार आप क्लास में परेशान मत करो। इसको पता है कि अगर ये मेरा बात आज नहीं सुनेगा तो आगे इसके 10 काम और अटकेंगे। सी, ना मैं स्टूडेंट से कोई पैसा ले रहा हूं, ना वो सीए फर्म का ओनर मेरे को, मैं किसी से कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट मेरा कहीं पर भी नहीं है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ना ब्रो, मेहनत करता है ना अपन सुबह से शाम तक, फाइनेंशियल इंटरेस्ट बहुत है, और भी बहुत रास्ते, मेरे पास पैसे कमाने के बहुत रास्ते। आई एम मेकिंग मनी व्हाइल आई एम स्लीपिंग ऑल्सो, बिकॉज दैट्स द बेनिफिट ऑफ वीडियो लेक्चर्स। मैं कुछ नहीं करके घर पे जाके सो जाऊंगा ना तो भी 1 तारीख को बैंक अकाउंट ठाक, तो मैंने अपने रास्ते बनाए हैं, तो मैं आपका फायदा निकलवाऊंगा तो कल की डेट में मेरे स्टूडेंट का आपसे फायदा भी मैं करवा सकता हूं। सो यू कैन हैव अ पॉलिसी वेयर आप काम भी करो, आप उसके साथ भी इनजस्टिस मत करो, एट द सेम टाइम आपकी पढ़ाई से मत करो। अगर आपको ऑडिट में करियर बनाना है दैट इज एन ऑप्शन। ऑप्शन 2, सर आई वांट टू मेक अ करियर इन टैक्स, लेट मी नॉट इन्फ्लुएंस दैट राइट नाउ, द चॉइस इज योर्स। टैक्स में आपको लॉ पढ़ के, लॉ सीख के, लॉ में क्या मिस्टेक है, हम क्या बोल रहा है, ऑफिसर क्या बोल रहा है, हम राइट है कि ऑफिसर राइट है, ऑफिसर को रॉन्ग कैसे प्रूव करने का, कैसे उससे कोर्ट केस लड़ने का, पहले के अगर किसी कोर्ट के डिसीजन है उसको यूज करके, हम उसको केस लॉ बोलते हैं ना, उसको यूज करके कैसे केस जीत के आने का, ये सब आपको टेक्निकल नॉलेज टैक्स सिखाएगा। लेकिन इसका बैड साइड ये है, आपको कहीं घूमने फिरने नहीं मिलेगा, फुकट का खाना नहीं मिलेगा, फ्री की ट्रिप्स नहीं मिलेगी, क्योंकि टैक्स का काम आप जिस फर्म में काम करते हो, चॉइस इज योर्स। आप बोल दो सर थाने में कोई फर्म दिला दो, आप बोल दो सर साउथ बॉम्बे दिला दो, आप बोल दो अंधेरी दिला दो, आप जिस एरिया में बोलोगे उस एरिया में फर्म दिला दूंगा आपको, या नेचर ऑफ वर्क बोल दो, आप वो बोल दो, आपको मैं दिला दूंगा। आपको रोज उधर ही बैठ के काम करना, आपको कहीं जाने नहीं मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि टैक्स का काम हमको रिसर्च करना है, इंटरनेट चाहिए, घर पे बैठ के भी होता है। और अब तो हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अर्लियर व्हेन वी यूज्ड टू गेट नोटिस, हमको ऑफिसर को जाके मिलके आना पड़ता था, बोला सर क्या चाहिए आपको, लाया हूं मैं आपके बच्चों के लिए मिठाई, उस पे गांधी जी की फोटो भी है। अब वो भी बंद हो गया है, क्योंकि नोटिस हमको ऑनलाइन आती है और हमको रिप्लाई भी उसको ऑनलाइन करना है। सो यू हैव टू एक्सक्लूसिवली वर्क एक जगह पे बैठ के। आप ऑफिस नहीं खोलो, खाली अपने घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो अगर खुद का फर्म खोलते हो तो फ्री में घूमना, फ्री में खाना पीना वो सब नहीं मिलेगा, लेकिन टेक्निकल नॉलेज मिलेगा। अच्छा, कोई कोई चाहता भी नहीं है ना ज्यादा इधर उधर रखना, एक जगह पे बैठ के काम मिल रहा है तो क्यों रख लो खाली फोकस। दैट कैन बी पॉसिबली योर चॉइस, दैट इज व्हाई यू कैन चूज टैक्स। ये एक और रीजन है। और ऐसे में आता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, सर शुड आई गो फॉर अ स्मॉल फर्म, अ मीडियम फर्म और एक्सट्रीमली बिग फर्म? सर लिसन, डिपेंड करता है आपको आगे जाके करियर क्या बनाना। अगर आपको लाइफ टाइम जॉब करना है, मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं मालूम, बाबू भैया मालूम है, रिस्क नहीं, रिस्क, मेरे को बिल्कुल लाइफ टाइम जॉब करना है, 1 तारीख होते ही पगार मिले, देन यू शुड गो इन द बिगेस्ट पॉसिबल सीए फर्म, जिनको हम बिग 4 नाम से जानते हैं। देयर आर सम सीए फर्म्स कॉल्ड अर्न्स्ट एंड यंग, केपीएमजी, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, वैसे फर्म्स में जाके आर्टिकलशिप करो। वो लोग स्पेशलाइजेशन वाला काम देंगे। स्पेशलाइजेशन मतलब ऑडिट या टैक्स, 2 में से एक चूज कर। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, वो चूज कर। डायरेक्ट टैक्स चूज किया, बोलेगा कंपनी का कि इंडिविजुअल का, किसका करना है। कंपनी का चूज किया, बोला डोमेस्टिक के फॉरेन, किसका करना है। इतना स्पेशलाइजेशन, और 2 साल तक आपसे वही काम कराएगा, यू विल बी हैंडीकैप्ड। उसके बाद आप कभी भी करियर स्विच नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपको कोई थियोरेटिकल या प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही नहीं है इन एनी अदर डिपार्टमेंट। बड़े फर्म का एक ही प्रॉब्लम है, वो इतना स्पेशलाइज करवाएगा दैट यू विल बी लाइफ टाइम इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ओनली, जो आपने पहली बार चूज कर।
एकदम छोटा फर्म जहां पे स्टाफ ही नहीं है, सब काम आपको ही करना पड़ेगा। तो अभी कम स्टाफ है तो डायरेक्ट टैक्स भी आपसे कराएगा, इनडायरेक्ट भी आपसे कराएगा, कंपनी लॉ का कोई मैटर है तो भी आपसे कराएगा, जो भी काम है आपसे ही कराएगा, चाय भी आपसे ही मंगाएगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग। आप क्या सोचते हो इसमें कोई गलत है? खुद का ऑफिस होता है तो खुद के कोई गेस्ट आते हैं तो आप अपने घर पे नहीं करते हो? मैं तो बना के पिला देता हूं अगर कोई है तो। एंड आई डोंट नो वेदर यू विल, आप मानोगे कि नहीं मानोगे, मतलब ये तो क्या है, पहला ही दिन है, पहला ही लेक्चर है। मैंने जब अपना नया नया ऑफिस खोला था तो मैंने एक आदमी रखा था साफ सफाई करने के लिए। हम मारवाड़ी लोग हैं, हमारे जैनिज्म में ऐसा बोला जाता है कि जब तक फ्लोर पे झाड़ू नहीं लगा होता है ना, तब तक आपको भगवान को हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। इट इज इनएप्रोप्रिएट, ऐसा बोला जाता है। अब एक स्टाफ रखा, उसका फिक्स सैलरी, उसने किसी दिन छुट्टी मांगा तो जो बदले में स्टाफ आता है वो बोलता है साहब मैं एक बार का 500 रुपया लेगा, 200 रुपया लेगा। ये किसको परवड़ेगा भाई, नहीं देगा बक। उठाया झाड़ू खुद मारा। और कोविड में तो हम सब ने सीखा कि झाड़ू मारते वक्त आगे जाते हैं और पोछा मारते वक्त पीछे आते हैं। ये ऑब्जर्व किया कोविड में, हम सब ने सीखा ना, झाड़ू मारने के टाइम आगे जाने का, पोछा मारने के टाइम पीछे आने का। उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। छोटे फर्म में यू आर एज गुड एज द बॉस, क्योंकि बॉस का सब काम आप करते हो तो बॉस आपको ट्रस्ट भी करेगा, सीक्रेट्स भी बताएगा। उसके जो हिडन ट्रेड सीक्रेट्स है ना, बड़े फर्म वाले आपको कभी नहीं, वो कहां पे किसके पास जाके सेटिंग करके आए वो आपको नहीं बताएगा। छोटे फर्म वाले के पास ऑप्शन ही नहीं है, सब काम आपसे निकलवाना है, वो बताएगा। बट द डाउन साइड इज के यू विल हैव टू डू द ऑड जॉब्स ऑल्सो। अगर आप किसी दिन अपना खुद का फर्म खोलना चाहते हो तो ये छोटा या इससे थोड़ा मीडियम साइज, जहां पे आपको सब काम सीखने मिलेगा। एक सीए फर्म के मालिक हो गए ना किसी दिन, तो आप खाली ऑडिट नहीं कर सकते हो, खाली टैक्स नहीं, खाली डायरेक्ट टैक्स नहीं। टुडे ये मेरा खुद का एक हैंडीकैप है कि मेरा खुद का एक सीए फर्म, माय वाइफ इज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, बोथ खुद का सीए फर्म है। बट वी आर हैंडीकैप टू द एक्सटेंट दैट हमने ओवर द ईयर सिर्फ डीटी के ऊपर फोकस किया है। अब कोई क्लाइंट आएगा वो बोलेगा मेरा टैक्स का काम कर, ऐसा थोड़ी कि मैं इनकम टैक्स करूंगा, जीएसटी किसी और से करा, क्योंकि जो कोई और है वो दोनों करेगा। तो ये क्लाइंट भी दो जन से फॉलो अप नहीं रखेगा ना यार, ये बहुत बड़ा हैंडीकैप है। अपना सीए फर्म चलाना है ना, तो कभी एक एरिया की नॉलेज से आप नहीं चला पाओगे, देन यू नीड टू हैव ऑल द नॉलेज। और इसीलिए आपको फिर बहुत बड़े फर्म में नहीं, मिड साइज में या छोटे फर्म में जाना चाहिए। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेन नॉलेज ऑफ एवरी डोमेन। कल की डेट पे आप बिजनेस भी कर सकते हो, आपको डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का नॉलेज है, आपके बिजनेस में क्या लगेगा देख लो। कल की डेट पे आप जॉब कर सकते हो, जॉब इज ऑलवेज एन ऑप्शन। कल की डेट पे आप अपना खुद का प्रैक्टिस कर सकते हो और हर टाइप के काम की आपको नॉलेज है। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन। दैट्स द बेनिफिट ऑफ स्मॉल फर्म्स। ओके, किसी को अगर थोड़ा टाइम जॉब करना है, थोड़े क्लाइंट्स बनाने हैं, कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, और उसके बाद अपना खुद का फर्म खोलना है, तो मिड साइज फर्म इज द बेस्ट फॉर यू। काम भी सब मिलेगा, थोड़ा अच्छी जगह पे जॉब मिलेगा, कोई अच्छी जगह पे, वहां पे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, फिर अपना खुद का काम स्टार्ट करो। लेकिन किसी को लाइफ टाइम जॉब करना, आप बोलोगे नहीं सर मेरे को तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का सीएफओ बनना है, देन यू हैव टू गो फॉर बिग फोर। वो बहुत बड़े फर्म में जहां पे एकदम आपके रेज्यूमे में जब स्टैंप लगता है ना, आर्टिकलशिप किधर से किया, डेलोइट से, केपीएमजी से, अर्नस्ट एंड यंग से, ओके, आधा तो वो इंटरव्यू लेने वाला उधर ही पिघल जाएगा। बोला कि बड़ी जगह पे काम किया है, इसको कॉर्पोरेट एक्सपोजर है। ये बड़े बड़े फर्म तो कंपनी की तरह ही काम करती है, बहुत अच्छा एक्सपोजर है, तो जॉब बिकम्स इजी। बट इफ यू वांट टू डू जॉब लाइफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए जॉब करना है, तो मिड साइज फर्म, ताकि सब काम सीखने मिले। और अगर सीधा जॉब किए बिना अपना खुद का फर्म खोलना है, तब तो छोटे फर्म में जाना ही बेटर है, एकदम छोटे में। आई टेल यू द रीजन। द रीजन इज दैट एकदम छोटे फर्म में हाउ टू रन द फर्म। कई बार ऐसा भी होएगा कि क्लाइंट से पैसा नहीं आ रहा है लेकिन अपने एक्सपेंसेस आ गए। थिंक अबाउट इट। क्लाइंट को ऐसा दादागिरी करके बोल नहीं सकते आज का पैसा दो, लेकिन लाइट का बिल भरना है, आदमी का सैलरी देना है। तो हाउ दैट फर्म का ओनर मैनेजेस, ऑल द सीक्रेट्स विल बी नोन टू यू। एक ओनर बन के कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाती है, वो जब आप ओनर का राइट हैंड बन के काम करोगे तो ही होगा। अब आपको क्या करना है, देखो मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं बड़ा फर्म, मीडियम फर्म, क्या छोटा फर्म, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे सब में कॉन्टैक्ट है, आपको किधर जाना है बोल दो। मैं ये समझा रहा हूं कि आप ये पहले सोच लो कि आपको क्या करना है। द डे व्हेन यू क्लियर योर इंटर एंड यू हैव टू टेक योर आर्टिकलशिप डिसीजन इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा आप रेस्ट ऑफ योर लाइफ क्या करें। मैं डे वन से क्लियर था आई वांट टू बिकम अ प्रोफेसर। फाइनल के एग्जाम देने के एक साल पहले कोई टीचिंग इसलिए चालू करेगा ना,
आई वॉन्टेड टू बिकम अ प्रोफेसर। मैं पहले दिन से एकदम एकदम क्लियर था कि मेरे को टीचिंग ही करना है। तो मैं ऐसे फॉर्म में जाऊंगा जहां पे मुझे टाइम मिले। वन, मेरे को एक भी लेक्चर बंक नहीं करना। कोई ऐसा सीए फॉर्म जो मुझे क्लास बंक करके ऑफिस आने का बोलेगा, मैं वो फॉर्म नहीं ज्वाइन करूंगा। बिकॉज क्लास में अलग अलग टाइप के टीचर्स, अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स आके पढ़ाते हैं। कोई भी चीज पढ़ाने के लिए बोलना कैसे होता है, क्लास में खड़ा कैसे रहा जाता है, स्पेशली द गुड टीचर्स। एंड बाय द वे, नो टीचर इज बैड बाय द वे, बस यू आर कंफर्टेबल और नॉट कंफर्टेबल, इतनी सी बात होती है। टीचर कभी आपका खराब नहीं सोचेगा। ओके, आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते, दैट इज वेरी मच ओके। तो मैं इन पर्टिकुलर टीचर से कंफर्टेबल नहीं था, तो क्यों नहीं था, इनका क्या माइनस पॉइंट था, वो सब सीखने के लिए मेरे को क्लास जाना है, वो बंक नहीं करूंगा। एंड प्लस ऑफ कोर्स मैं मेरा अपना फाइनल की पढ़ाई भी बिगाड़ूंगा नहीं। सीए विदाउट एनी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस इज अ सीए विद अ मेंबरशिप नंबर एंड मैसिव आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, ऐसा कि आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट फाइनल में देते जाओ। विदाउट सीए आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस खड्डे सब तेल लगाने गया। सो आपको क्या करना है, यू डिसाइड दैट इंडिविजुअली। इफ यू आस्क फॉर गाइडेंस, आई कैन सिट। मैं आपके लिए इतना भी कर सकता हूं कि भाई तुम्हारा आज इंटर क्लियर हुआ, तुमको आर्टिकलशिप किधर करनी है, तुम्हारा अगले 3 साल का टाइम टेबल, कौन सी डेट को तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, इस दिन से तुम आर्टिकलशिप से एकदम फ्री हो जाएगा, इस दिन तुम ये बैच कर सकता है, इस दिन तुम ये, तुम्हारा ये अटेम्प्ट होएगा, तुमको कैसे आज से पढ़ाई चालू करना है। आपके 3 साल की प्लानिंग, जो टफेस्ट ईयर्स आपके सीए करियर के होंगे, उसको इजी बनाने की प्लानिंग मैं आपके साथ बैठ के वन ऑन वन बेसिस भी कर सकता हूं। आई एम रेडी टू डू दैट। ओके, बट आपको आर्टिकलशिप कहां करनी है, यह बहुत बड़ा डिसीजन होगा जो लेटर ऑन आपका पूरा करियर इंफ्लुएंस करेगा। विच कैटेगरी ऑफ फर्म का क्या गुड पॉइंट बैड पॉइंट, आई हैव टोल्ड यू दैट ऑल्सो। एंड विच एरिया यू चूज, ऑडिट और टैक्स, आई हैव टोल्ड यू दैट ऑल्सो। आपको क्या चूज करना है वो आप डिसाइड कीजिए, जो भी आप चूज करेंगे आपकी मर्जी। इज दैट एवरीवन इज क्लियर अबाउट दैट? टैक्सेशन विल कंप्राइज ऑफ टोटल ऑफ 300 मार्क्स इन योर एग्जाम। आप आर्टिकलशिप ऑडिट में भी कर लोगे तो भी ये एग्जाम आपको देनी है, और आर्टिकलशिप आप टैक्स में भी करोगे तो भी ऑडिट का एग्जाम आपको देना है। एग्जाम अंडर ऑल केसेस यू हैव टू गिव। कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे कितना टैक्स लगेगा, वेदर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ऑफ कोर्स हमने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। हमने तो अभी तक ये भी डिस्कस नहीं किया व्हाट इज टैक्स। बस हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होने का वेट हो रहा है, और वो खत्म होने आ भी गया है। एंड मेरा पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज टैक्स, एंड देन व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ऑल दैट विल बी अ पार्ट ऑफ माय एक्सप्लेनेशन। लेकिन कितना डीटी भरना है और कितना आईडीटी, गवर्नमेंट को आपको टैक्स के नाम पे क्या भरना है, वो कैलकुलेशन सिर्फ आपको आता है। और वो कैलकुलेशन अगर किसी को करना भी होएगा तो आपको आके पूछेगा सर ये बराबर है कि गलत। मैनी अ टाइम जैसे ऑडिट में होता है वैसे टैक्स में भी आपने देखने मिलेगा, कैलकुलेशन कर लिया किसी ने भी आके, लेकिन ये कैलकुलेशन राइट है कि रॉन्ग, उसके नीचे साइन सीए का ही लगेगा। इन टैक्स कैलकुलेशन ऑल्सो, ऑडिट में तो लगता ही है बैलेंस शीट पीएनएल के नीचे, टैक्स कैलकुलेशन के नीचे भी सीए का साइन लगेगा। यू आर द पर्सन हु विल डिसाइड वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। और टैक्सेशन प्रैक्टिस 2 टाइप की होती है। एक कंप्लायंस प्रैक्टिस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सुनोगे तो समझ में आएगा। ओके, नथिंग रेलेवेंट टू एग्जाम बट यू विल अंडरस्टैंड। कंप्लायंस क्या होता है, दैट जो भी इनकम अर्न करता है, हेलो 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 हेलो, सॉरी अबाउट द इश्यू। तो एक बात बताइए, व्हाट इज द लास्ट थिंग यू हर्ड फ्रॉम मी? याद ही नहीं है। से रिलेटेड बात कर रहे थे। अच्छा, वहां तक ही सुना उसके? ओके, नहीं उसके आगे तक सुना, लाइक आप बोल रहे थे वही लास्ट क्या सुना वही पूछना। चलिए छोड़िए, नो प्रॉब्लम। तो अच्छा, बाय द वे वेयर वाज आई व्हेन द इंटरप्शन? हाँ, कंप्लायंस प्रैक्टिस एंड लिटिगेशन प्रैक्टिस, 2 टाइप का प्रैक्टिस होता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लायंस प्रैक्टिस? कंप्लायंस प्रैक्टिस का मतलब आपने पूरा साल बिजनेस किया, अब इस बिजनेस में आपने क्या कमाया क्या नहीं कमाया ये सब आपको गवर्नमेंट को बताना है। हेलो हेलो, आपने क्या कमाया क्या नहीं कमाया ये सब आपको गवर्नमेंट को बताना है। दैट इज गोइंग टू बी विच काइंड ऑफ प्रैक्टिस? कंप्लायंस वाला प्रैक्टिस। ओके, उसके लिए कोई आपको इतना पैसा नहीं देगा, लेकिन एक दूसरा प्रैक्टिस होता है कॉल्ड लिटिगेशन प्रैक्टिस। आप जिद के ऊपर अड़ जाओ आपके ऑफिसर के साथ, सर जो मेरा कैलकुलेशन है वही राइट है, चलो आ जाओ कोर्ट में केस लड़ेंगे, और आप वो कोर्ट का केस जीत के आओ
और करोड़ों रुपए का टैक्स अगर आपने किसी का सेव करवाया बाय विनिंग अ कोर्ट केस, अगर आप किसी का 100 करोड़ बचाओगे तो 10 करोड़ वो भी आपको दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रो। 5 भी होएगा ना तो तू जब तक जिंदा है तेरी एक जनरेशन तो कमा के खा, मतलब बैठ के खा लेगी उसमें। ओके, किसी किसी के देखो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मतलब आप वैसे तो 5 का क्या 5,000 करोड़ भी कम ही पड़ेंगे। ओके, बट आप अभी की लाइफ से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि 5 करोड़ में तो मेरी जिंदगी तो निकल जाएगी, शायद आपकी एक और जनरेशन निकल जाएगी, और थोड़ा वो भी तो कमाएगी ना। ऐसा थोड़ी कि तुम क्या राहुल गांधी समझाएगा, क्या अभिषेक बच्चन समझाएगा? अरे थोड़ा तो वो भी कमाएंगे कि नहीं यार ब्रो, कम ऑन, करेक्ट और नो? तो लिटिगेशन प्रैक्टिस ऑफ टैक्सेशन इज एक्सट्रीमली रेम्यूनरेटिव, एक्सट्रीमली रेम्यूनरेटिव, बहुत अच्छा पैसा उसमें आपको मिलेगा। बस उसका रिक्वायरमेंट इज आपका नॉलेज ऑफ लॉ परफेक्ट होना चाहिए। द मोमेंट यू गेट दिस टेंडेंसी, सर कौन से क्वेश्चंस करने से हमारा 40 मार्क का टारगेट पूरा हो जाएगा, सिर्फ उतना उतना करवा लो ना, तो हम 160 घंटे का जो बैच है उसको दैट वे 80 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं। मैं तो क्या बोलता हूं, आप मेरे को बोलो मंडे को सिलेबस खत्म करना है डीटी का, नहीं पक्का ऐसा बोल सकते। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में ये 3-4 पॉइंट होएगा, तुम ये पढ़ लेना, कुछ डाउट होएगा तो पूछ लेना। रेसिडेंशियल स्टेटस है, उसमें रेसिडेंट होता है, नॉन रेसिडेंट होता है, इसको इतने पे टैक्स लगता है, इसको इतने पे, एक बार रीड करोगे आ जाएगा, 2 चैप्टर खत्म हो गया। एक चैप्टर है एग्जेम्प्ट इनकम, वो इनकम जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना है मित्रों, तो लिस्ट पढ़ लेना कौन सी पे टैक्स नहीं लगता है, हो गया तीसरा चैप्टर। चैप्टर खत्म करना है तो चैप्टर अगर खत्म करना है तो ऑब्वियसली मित्रों देयर इज अनदर वे आल्सो ऑफ डूइंग इट, बट दैट इज नॉट अवर टारगेट। अवर टारगेट इज के मेरे को कितना भी घुमा के तुम कुछ भी बोल दो, कुछ भी पूछ लो, ब्रिंग इट ऑन बेबी। क्या कर सकते हो, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, वैसे हमको जाके सीखना है, वैसे जाके सीख लिया तो 45+ इन डीटी इज ऑल्सो गारंटीड। बट एक तो आपका अटेंडेंस का डिसिप्लिन, दूसरा आपका जो मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा वो आपको जो रोज का रोज पढ़ा है वो गो थ्रू करने का। क्लास में तो क्वेश्चंस हम साथ में करेंगे, होमवर्क अगर दिया तो सेम डे यू हैव टू डू एंड, मतलब दैट इज नॉट एन ऑप्शन। है सर कल करेंगे तो चलेगा, वो ऑप्शन नहीं है। एडिशनल क्वेश्चन बैंक के लिए मैं अनाउंसमेंट करूंगा क्लास में कि अब हम इतना सिलेबस कर चुके हैं दैट यू कैन रैंडमली स्टार्ट एनी क्वेश्चन एंड स्टार्ट सॉल्विंग एडिशनल क्वेश्चन बैंक, तो मैं अनाउंसमेंट करूंगा। अभी आपको नहीं करना, अभी बुक भी नहीं दिया आपको वैसे भी। Okay, so with time that will happen, ladies and gentlemen, this was about the introduction of what we have to do over the next 1.5 month। ये सब पहले ही दिन हो सकता है क्योंकि जब हम अपना एक्चुअल अब टेक्निकल पढ़ाई चालू करेंगे हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा। ये तो आज भी थोड़ा सा टाइम खींच गया बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज, 1-2 बार जो हुआ, नहीं तो हम कब का इस टॉपिक के ऊपर आ गए होते। दैट इंट्रोडक्शन खत्म। इससे रिलेटेड इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनीथिंग यू कैन स्टे बैक विद मी एंड डिस्कस, नथिंग रेलेवेंट टू दैट वे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, but you can still stay back and discuss with me if at all you have to। Time has come to actually start our subject where primarily I will start with this question, what is tax। फिर of course types of tax में हम direct tax, indirect tax पढ़ के finally हम लोग direct tax को अपने focus में लाके we'll go ahead with that। Okay, तो but before that we need to answer this question, what is tax? Because the truth is that अब जिस दिन पैदा होते हो उस दिन से लगाकर जब आप मरते हो तब तक आप टैक्स भरते हो। अरे आप तो राइमिंग बोल दिए भैया जी। आप पैदा होते हो से लगाकर जब तक मरते हो तब तक आप टैक्स, वाह ये इम्प्रॉम्प्टू था, ये सोच के नहीं आया था, वाह सर कैसे? सर मेरा तो सिंपल क्वेश्चन है कि आपका नाम क्या बेटा? हार्दिक पांड्या, स्पेलिंग TAWTE, तवटे बोलते हो कि तावटे बोलते हो? तवटे। ओके, आप कहां रहते हो? डोंबिवली। कैसे आए? ट्रेन से आए। उसके अलावा मतलब घर के बाहर ही रेलवे स्टेशन, इधर तो अपना क्लास स्टेशन से एकदम पास में है तो वॉकिंग आ सकते हो, इसमें हंसने का क्या था? वैसे ही आपका चल के ही जाते हैं। ओके, और सुबह से कुछ खरीदा वरीदा कुछ अदर देन दैट? कुछ भी, मतलब जरूरी नहीं है नशे वाली चीज ही, मतलब सुबह से कुछ भी खरीदा है? नहीं खरीदा। खाली एक बात बताइए, आपने आज टैक्स भरा है क्या? आपने आज टैक्स भरा है क्या? भरा है? आपका ही पूछ रहा हूं मैंने, मतलब और क्या मेरी बात थोड़ी कर रहा हूं।
आपका ही पूछ रहा हूं, नहीं भरा है? एवरी पर्सन सिटिंग इन द क्लास हैज पेड टैक्स। डायरेक्टली नहीं भरा होगा तो इनडायरेक्टली भरा तो है। आपने कुछ भी, आपने आज खाना खाया, उस खाने को खरीदने के टाइम पे खाना खाया ना, खाने में क्या था? गेहूं का रोटी था, शाक भाजी था, कुछ ऐसा कुछ था। उसके कंपोनेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ टैक्स लगा हुआ है। कंजम्पशन, मैं तो बोलता हूं कोचिंग क्लास तो अटेंड कर रहे हो, कोचिंग क्लास का जो आपने फीस भरा है ना, उसके अंदर टैक्स का कंपोनेंट है। आप ये मत बोलना कि सर आज नहीं भरा है। तो सुनिए, अब मैं आपको कोई गुड्स बेचूं ऑन क्रेडिट और पैसा आप 6 महीने बाद दो, तो अगर अक्रूवल फॉलो करते हो तो आपका इनकम तो आज ही बुक होएगा ना। यू नो अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कम ऑन, यस और नो? तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप ये मत बोलना सर पैसा आज नहीं भरा है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन व्हेन यू पे, इट डिपेंड्स ऑन यू आर यूजिंग दैट सर्विस टुडे। दैट मींस यू पेड टैक्स। अगर आपने आज खाना खाया, अगर आपने चश्मा, मैं तो बोलता हूं अगर आपने कपड़ा पहना एक बार चेक कर लो, चेक किया तो आपने टैक्स भरा है। सबने आज ही टैक्स भरा है। पैदा होने से लगाकर मरने तक हम रोज कुछ ना कुछ कोई ना कोई टाइप का टैक्स भरते रहते हैं, कभी डायरेक्ट के नाम पे, कभी इनडायरेक्ट के नाम पे। एवरी डे यू आर पेइंग समथिंग। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस तो बात का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज टैक्स? Whenever I ask you any question in class, as a part of manner of learning, देखिए जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है आपको और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछूं तो लाफा मार के आंसर निकलवाऊंगा, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू नो इट। मैंने जो भी पढ़ा है आपको रिवाइज करके याद रहता है कि आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, बिना रिवाइज किए भी याद रहता है। और मे बी यू बीन टॉट वेल। आपको कैसे याद रहता है वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पढ़ा है वो आपको आंसर करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं है तो मैं आपको खाली ट्राई करने का बोला। रॉन्ग होएगा ना? एग्जाम है क्या? नहीं ना, रॉन्ग आंसर ही सही, बट स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग क्लास। नींद से जागना पड़ेगा। कोई को लेक्चर अच्छा चल रहा था, आप बोलते जाओ, हम सुनते जा रहे हैं मस्त एकदम। तो नहीं, नींद से जागना पड़ेगा। व्हाट इज टैक्स, बस इतना ही तो बोलना है। रोज भरते हो लेकिन पता ही नहीं है क्या है, और 300 मार्क के लिए पढ़ना है फिर भी पता नहीं है क्या है, ऐसा थोड़ी चलेगा। व्हाट इज टैक्स? जो आप बोलोगे, आप फॉरगेट द पेपर्स, फॉरगेट व्हाट इज रिटन इन द बुक, फॉरगेट व्हाट इज रिटन। आप डिक्शनरी में जाके, गूगल में जाके व्हाट इज टैक्स करके, हमको वो नहीं चाहिए। आपके हिसाब से व्हाट इज टैक्स? हाँ बोलिए। अमाउंट ऑफ मनी, लेट मी रिपीट व्हाट ही सेड, अमाउंट ऑफ मनी विच वी पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट फॉर अवर ओन वेलफेयर। कुछ बातें मुझे आपके बात से क्लियर। एक तो इट इज अ मॉनेटरी पेमेंट दैट वी आर मेकिंग टू द गवर्नमेंट। चलिए, दूसरा, इट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो आपके स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तीसरा, ये पेमेंट गवर्नमेंट को ही होगा। इज दैट व्हाट यू सेड? मैं खाली वेरिफिकेशन कर रहा हूं गवर्नमेंट को, मतलब मैं मांगूंगा तो नहीं दोगे आप, कंफर्म करा रहा हूं। ओके, फॉर वेलफेयर, मेरे को थोड़ा इस पे इलोबरेट करके देंगे कि ये फॉर अवर ओन वेलफेयर याचा अर्थ काय? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वेरी गुड, ये आपने एग्जाम्पल दिया तो थोड़ा समझ में आया कि बारिश है तो खड्डे, पॉट होल्स चांद के साइज के, है ना। मून पे जाने की क्या जरूरत है? पागल था नील आर्मस्ट्रांग। चांद तो हमारे भिवंडी में भी है, रास्ते पे है वो भी, है ना। तो वो गवर्नमेंट भरती है कि नहीं भरती? एटलीस्ट बोलती तो है कि हम भर रहे हैं। चलिए, कभी कभी तो गवर्नमेंट ऐसा स्टेटमेंट आता है स्टेट गवर्नमेंट का कि पूरे मुंबई में खाली 200 गड्ढे हैं, एमजी रोड पे मिल जाएंगे 150, तो क्या 250 भी मिल सकते, कोई भरोसा नहीं। तो गड्ढे भरना इज एन एग्जाम्पल। एनी अदर एग्जाम्पल? एनीबडी एल्स? एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड और डिलीट इन व्हाट ही सेड? वी आर जस्ट टेकिंग ओपिनियन ऑफ पीपल, देयर इज नो आंसर टू दिस, देयर इज नो, ऐसा कोई लॉ में नहीं लिखा है डेफिनेशन ऑफ टैक्स, ऐसा डबल इन्वर्टेड कॉमा करके आपको डेफिनेशन रट्टा। इकोनॉमिक्स नहीं चल रहा है इधर। इकोनॉमिक्स में ऐसा इन्वर्टेड कॉमा बना के डेफिनेशन रट्टा मार के जाना पड़ता है ना, ये वो नहीं चला। और बाय द वे उसमें ऐसा लिखते हैं ना, किसी फॉरेनर का नाम, डेफिनेशन गिवन बाय थॉमस जॉनसन, तो ऐसा लगता है कि सच में भारी वाला डेफिनेशन होगा फॉरेनर का नाम लिखते ही। हम वो नहीं पढ़ रहे इधर, हम खाली जनरल नॉलेज ले रहे हैं। और किसी को कुछ? यस प्लीज। आपका नाम क्या है? एक सेकेंड ना। ईशान, सरनेम? परब।
मैं किशन पूछने वाला था। क्या मस्त है रे, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन सब इधर ही है, मुंबई इंडियंस चल रहा है इधर। हाँ बोलो रोहित। सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट सर्विसेज से लेते हैं ना, बस सर्विसेज या रेलवे के भी हम लोग लेते हैं। वेरी गुड, मतलब हमको मुंबई इंडियंस का कैप्टन भी मिल गया। ये देखो इधर हार्दिक भी है, ईशान भी है। हाँ बोलना मत सर, मैं मलिंगा। हाँ गवर्नमेंट हमको हॉस्पिटल दे रहा है, गवर्नमेंट हमको बस स्टॉप दे रहा है, सब गवर्नमेंट का सर्विसेज है। फॉर एनीथिंग यू वांट टू डू इन लाइफ, पैशन बाद में, पैसा पहले चाहिए। तो बोलता है आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग, एक बैच का पगार मत देके दो, पैशन बाहर निकल जाएगा। आई एम वेरी, काय का पैशनेट? अरे ब्रो दाल रोटी 2 वक्त का। मित्रों हर चीज के लिए पैसा लगता है, एंड गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू लॉट ऑफ थिंग्स। आपने बोला गड्ढे भर के देती है, आपने बोला हॉस्पिटल, बस स्टॉप, अरे जिस रोड पे गड्ढे है वो रोड भी तो बनाए, करेक्ट और नो? ये सब काम के लिए खर्चा लगता है। अब बेनिफिट तुम्हारा ही है, रोड तुमको चाहिए, रेलवे तुमको, पैसा तुम ही दो। दैट मीन्स टैक्स इज, इफ वी may summarize what we got, it is a payment to government, okay, for all the services that the government is providing to us. Services provided. Example, क्लास के बच्चों के एग्जाम्पल, रोड्स, रोड्स के अंदर भरे हुए पॉटहोल्स, अगर आपको ब्रैकेट में लिखना है रोड्स विदाउट पॉटहोल्स, विच इज नॉट पॉसिबल एटलीस्ट इन आवर सिटी। किसी ने बस स्टॉप बोला, किसी ने हॉस्पिटल बोला, किसी ने ट्रेन बोला, ये सब पे खर्चा लगता है। आपको क्या लगता है, आप जो ट्रेन की टिकट का पैसा देते हो, उस ट्रेन की टिकट का जो आप पैसा देते हो, उतने में आपका जर्नी का कॉस्ट निकल जाता है? आज से 20 साल पहले मुंबई से राजस्थान का जो ट्रेन का टिकट का कॉस्ट था, वही आज भी वो लोग उतना ही चार्ज कर रहे हैं। 10 रुपया भी बढ़ाते हैं तो लोग धरना देने लगते हैं कि ट्रेन का किराया बढ़ा दिया। बट 20 साल में कॉस्ट तो इन्फ्लेट हुआ है ना। 20 साल पहले जो आदमी पगार पे रेलवे में काम करता था, उससे ज्यादा ही काम आज देना पड़ रहा है ना। कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बट प्रोपोर्शनेटली उनका रेवेन्यू इनकम इंक्रीज नहीं हुआ है। रेलवे इन लॉसेस, डीप लॉसेस। अभी तो उन्होंने रेलवे टिकट पे लिखना चालू कर दिया दैट रेलवे रिकवर्स ओनली 43% ऑफ योर कॉस्ट, या शायद 57, 43 या 57, मतलब वी आर इन लॉसेस। हो सके तो प्लीज थोड़ा ज्यादा पे कर दो। कोई भरता नहीं है। और बहुत सारी बड़ी बड़ी ट्रेन में से जो सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट होता है, जो हैंडीकैप डिस्काउंट होता है, बहुत सारी ट्रेन में से वो निकाल भी दिया, बिकॉज दे आर रनिंग इनटू लॉसेस। तो खर्चा लगता है ये सब के लिए। दिस इज व्हाट आई हैव रिसीव्ड एज एन आंसर फ्रॉम द क्लास एटलीस्ट टिल नाउ। लेकिन इसके ऊपर मेरे 1-2 क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन नंबर 1, सपोजिंगली मैं सिटीजन, आप गवर्नमेंट, मैं सिटीजन, आप गवर्नमेंट। हाई गवर्नमेंट, जब भी ऐसा बोलेगा आपको बोलने का हाई सिटीजन, हाई गवर्नमेंट। काय का हाई? तुम्हारे को हाई, दिल से हाई। किस बात का पैसा मांगते हो? नहीं देने का। मेहनत करके मैं कमाता हूं, तुमको क्यों दूं? भक्त, तुम अपनी मेहनत करो। आई विल नॉट पे टैक्स। मुझे टैक्स नहीं भरना, मेरी मर्जी। देख, तेरे को ये टी शर्ट खरीदना था, ये खरीदना क्या नहीं खरीदना तेरी चॉइस है। तेरे को ये चश्मा पहनना था, तेरी चॉइस है। तेरे को कोचिंग क्लास ज्वाइन करना था, तेरी चॉइस है। तो तू अपनी चॉइस के कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो तू खर्चा करता है। ये बोलता है मेरे को चॉइस है, मेरे को टैक्स नहीं भरने का है। व्हाट डू यू हैव टू कमेंट ऑन दिस? आई डोंट वांट टू पे टैक्स। आई वुड हैव कम टू दैट लेटर। जा, नहीं यूज कर रहा हूं, जा। चल अभी बोल, नहीं यूज करूंगा, जा। मैं तो आपको बोला 2017 के बाद में मैं ट्रेन में बैठा ही नहीं हूं ना, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस यूज, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। तो सर्विस मत यूज कर, मतलब रोड पे मत चल। कौन है? ऋतिक रोशन ऐसा हवा में उड़ के जाएगा? ऋतिक रोशन के पास पावर था, वो एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग ऐसा कूद कूद के इंडियन सुपर हीरो क्रिश, पहले उसने बनाया, कोई मिल गया, उसमें वो जादू आके पावर देके गया। फिर उसका पार्ट 2 बनाया, उसमें उसके बेटे का नाम क्रिश रख दिया, रोहित का, वो भी रोहित था, रोहित मेहरा, क्रिश रखा। फिर सीधा क्रिश 3 आया, बोला क्रिश 2 किधर गया? नहीं, वो कोई मिल गया इस क्रिश 1 जो एक्चुअल क्रिश था, क्रिश 2। क्या कंफ्यूजन है ब्रो, इतना तो डिमोनेटाइजेशन भी कंफ्यूजिंग नहीं था। और उसके पास पावर था, वो एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग जंप मारता था। पागल था। मेरे पास पावर होगा तो मैं बोला 10 रुपया भिवंडी, 15 रुपया का दोमी वाली, ऐसा बिठा के मैं तो खर्च में कमाई करता उसमें।
मारवाड़ी हूं मैं तो आई वुड हैव कम टू दिस टॉपिक लेटर कि मैं जा, मेरे को तुम्हारी एक भी सर्विस नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन इज, क्या आप मना कर सकते हो गवर्नमेंट? नहीं। तो इसीलिए वी नीड टू मेंशन दिस वर्ड, दिस इज कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। यू डोंट हैव ऑप्शन, यू कांट से कि मुझे टैक्स नहीं भरना है, मेरी मर्जी, तुम ना बोलेगा सब ना बोलेगा। इट इज नॉट ऑप्शनल, पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट इज कंपल्सरी। So tax is not payment to government. Tax is payment to government, but the correct term is tax is compulsory payment to government. आप समझा क्या? किस लिए? अरे गवर्नमेंट ये सब सर्विस दे रहा है ना, उसके लिए। अब मेरा क्वेश्चन ये, अच्छा गवर्नमेंट तुम मेरे को क्या दे रहा है? रोड दे रहा है, नहीं चाहिए मेरे को, मैं वर्क फ्रॉम होम करेगा। तो मेरे को क्या दे रहा है? बस। अब मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा, तो मेरे को ये सब चाहिए नहीं। गवर्नमेंट स्कूल मैं नहीं पढ़ाऊं, गवर्नमेंट कॉलेज मैं नहीं पढ़ाऊं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी ट्रीटमेंट, तो गधेड़ा तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैर रखेगा, उधर तुम बीमार हो जाएगा, एडमिट करना पड़ेगा उधर। ट्रीटमेंट ही क्या होएगा, तुम वहां पे बीमार हो क्या आएगा। मैंने नहीं लिया ये सर्विस, नहीं चाहिए मेरे को। तुम क्या दे रहा है गवर्नमेंट? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग। अब मैं टैक्स नहीं भरूंगा। अब बोलिए, उसका बिल भर रहा हूं ना, उसका बिल भर रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो बिल भर रहा हूं, जो यूज कर रहा हूं उसका बिल भर रहा हूं, टैक्स नहीं भरूंगा। यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन इज व्हाट ही वाज सेइंग। अब वही बोल रहे थे ना, सर्विस मत ले। हाँ नहीं ले रहा हूं, चलो अभी कौन बोल रहा है? हाँ प्रॉपर्टी टैक्स, वो क्या होता है? प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है सर? प्रॉपर्टी के ऊपर देते हैं। वाह मोदी जी वाह। इनकम टैक्स क्या होता है सर? इनकम पे देते हैं। स्टैंप ड्यूटी क्या होता है? स्टैंप पे देते हैं। स्टैंप ड्यूटी भी प्रॉपर्टी पे देते हैं, खाली नाम से लिटरल मीनिंग पकड़ेगा क्या? व्हाट इज प्रॉपर्टी टैक्स? तो फिर कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे हमारा सिलेबस आगे जाएगा शायद वो भी समझेगा। हाँ बोलो, हाँ बोलो। काय कुठला पक्ष रे तुमचा? कौन से राजनीतिक दल में काम करते हो? क्या सीधा जाओ, इधर से जाओ, दूसरे देश में जाओ। लगता है गदर देख के आए। मैं तो सच बोल रहा हूं, पूरे थिएटर में लोग घर से सीटी लेके आए थे बजाने के लिए। ऐसे सबको तो जमता नहीं है बजाने को, घर से सीटी लेके आए थे। भाई इतना क्रेजी फैन फॉलोइंग। सलमान खान के बाद में मैंने सनी देओल का ही देखा है, क्रेजी फैन फॉलोइंग। हाँ लेकिन ये सब ना सोशल मीडिया पे जब एक पॉलिटिकल पार्टी के भक्त दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के गुलाम आपस में लड़ते हैं ना, तब सोशल मीडिया पे जाओ, तुमको ये पसंद नहीं है तो तुम देश छोड़ के चले जाओ, वहां तक ही अच्छा लगता है। यहाँ पे गवर्नमेंट आपसे एक स्टैट्यूटरी लीगल ड्यूटी मांग रही है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। आप कुछ बोल रहे हो? ये इतना इंग्लिश ब्रो, मैं साउथ बॉम्बे। अच्छा सॉरी, पेमेंट मेड सो हाँ तो but the question is that you want to do welfare of the people, so do that. I have got no problem, but I don't want any of that welfare, and therefore I will not pay. Question वो है, why is it compulsory? Question वो है, it is compulsory, we understood. I also understood the mathematics that you have applied, that वो directly proportional या inversely proportional ऐसा हमने ratio and proportion करके मैथ्स में सीखा था। दैट इतना समझ में आ गया कि वेलफेयर रिसीव्ड एंड टैक्सेस पेड का सामने सामने मैचिंग नहीं किया जा सकता है। टैक्सेस इन जनरल कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट एंड इन जनरल स्पेंड फॉर पब्लिक, बट हियर द क्वेश्चन इज व्हाई कंपल्सरी, एंड मेनली द क्वेश्चन इज दैट मैं ये सर्विस ले नहीं रहा हूं ना, ये क्वेश्चन है। इक्वालिटी वो बराबर है, बट देन यू आर टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल टैक्स कॉल्ड इनकम टैक्स ना। अब तक तो हम उस तक तो पहुंचे ही नहीं है।
हमको तो इसके आगे और भी चीजें डिस्कस करनी है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस डिस्कस करना है, फिर हम जाके देखेंगे कि अमीरों पे ज्यादा टैक्स, गरीबों पे कम टैक्स, ऐसा कैसे होता है हमारे सिस्टम में, हमारे कंट्री में। हमारी गवर्नमेंट, अब हमको, लेट मी ब्रिंग दिस टू यू, हमारी गवर्नमेंट बोल रही है दैट लिसन बॉस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, लेट्स नॉट डिबेट और डिस्कस दैट। सर आई हैव नॉट टेकन द सर्विसेज, तो लेट मी बी क्लियर अबाउट दैट ऑल्सो। गवर्नमेंट बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, गवर्नमेंट बोल रही है वी विल टेक टैक्सेस फ्रॉम यू वेदर अवेल्ड और नॉट। लेट मी एक्सप्लेन इन शॉर्ट टू यू। देखो इतने में समझ में आता है क्या, नहीं तो मैं इलेबोरेट करेगा। गवर्नमेंट इज सेइंग वी आर टेकिंग टैक्सेस फ्रॉम यू फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। मार्क माय वर्ड्स, टैक्सेस आर बीइंग लेविड फॉर गिविंग यू द सर्विस। यू टेक और यू डोंट टेक इज इररिलेवेंट। हमने हॉस्पिटल बनाया, तुमको दे रहा है फ्री ट्रीटमेंट, तुमको नहीं आना है, तुम लग्जरियस आदमी है, दैट्स योर प्रॉब्लम। हमने स्कूल बनाया 9th स्टैंडर्ड तक, गवर्नमेंट स्कूल गिव्स 14 इयर्स की एज तक गवर्नमेंट स्कूल फ्री एजुकेशन देता है, तुमको नहीं लेना है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हम दे रहे हैं ना। हमने बसेस बनाया, तुम्हारे लिए बनाया, हमने ट्रेन्स बनाया, तुम्हारे लिए बनाया। नहीं लेना इज योर चॉइस। तुम बहुत पैसा कमाता है, बहुत लग्जरियस लाइफ है तुम्हारा, दैट इज योर चॉइस, बट द टैक्सेस आर बीइंग लेविड for providing of services, not for availing them. Who is going to check on a daily basis which government service you have availed or no in a population of 150 crores? Who is going to keep a check? Bro, तुम सुबह से शाम तक क्या करता है, कभी कभी घर वालों को मालूम नहीं रहता। स्माइल देख खाली बंदे, स्माइल देख खाली। हार्दिक पांड्या क्या क्या करके आया, ब्रो का स्माइल देखा, ऐसा होता है ना। तो गवर्नमेंट किधर एक एक के पीछे ध्यान रखेगी। वी आर गोइंग टू टेक टैक्स फ्रॉम यू ऑन द असम्पशन दैट यू आर टेकिंग द सर्विसेज, वेदर यू टेक और यू डोंट टेक। तुम किसी दिन आ जाओगे तो हम तुमको ना थोड़ी ना बोलेंगे। गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल खोला, यू गो एंड टेक ट्रीटमेंट, नो, हमने ना नहीं बोला। तुम बोलेगा नहीं मेरे को वॉकहार्ड में ही जाने का है, मेरे को अपोलो में, तुम जाओ, तुम्हारा प्रॉब्लम है। ये एलबीएस पे कौन सा बड़ा बड़ा सा हॉस्पिटल, फोर्टिस, तुम जाओ, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम पैसे वाला जाओ। तुमको खुद की गाड़ी में ट्रैवल करना है, करो, हम ट्रेन दे रहे हैं ना। यू अंडरस्टैंड और नो? एंड देयरफॉर वेदर यू अवेल द सर्विस और नो, गवर्नमेंट विल टेक टैक्स। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर ये तो फिर दादागिरी है, जबरदस्ती है। यू अंडरस्टूड? हम इतना तो समझ गए कि दादागिरी तो है। सो टैक्सेस का पेमेंट इज कंपल्सरी और ऑप्शनल। टू whom do we have to pay that? What if we are not taking the services from the government? Still we have to pay. We have to pay our taxes whether the services are availed or not availed. ये in effect takes me to a conclusion. तो ये तो दादागिरी है, दादागिरी है ना। तो the question is, why does government have the right to do that? दादागिरी। ये दादागिरी क्यों कर रहे हो मेरे ऊपर? Why government? और let me modify my question in a different way and ask the same thing. डोंबिवली ना, डोंबिवली से मुलुंड आपके आने के लिए एक रोड मैं बनवाता हूं अलग से। आपके घर की विंडो से वो रोड स्टार्ट होगा और सीधा अपनी क्लास की विंडो के ऊपर वो रोड एंड होगा। एक्सक्लूसिवली आई विल मेक दैट रोड ओनली फॉर यू। रोज क्लास आने का, यहां से ही वापस चले जाने। आई एम मेकिंग अ रोड फॉर यू, चल गिव मी टैक्स। ये बोलेगा नहीं नहीं सर मेरे को ट्रेन ही जमता है, अब वेदर अवेल्ड और नॉट अवेल्ड, तो बोला है ना। मैं भी ये करने की कोशिश कर रहा हूं कि तूने मेरा सर्विस लिया कि नहीं लिया, और गवर्नमेंट भी ये करने की कोशिश कर रही है सर्विस लिया कि नहीं लिया। दादागिरी मैं भी कर रहा हूं कि पे मी टैक्स वेदर यू अवेल द रोड और नो। दादागिरी गवर्नमेंट भी कर रही है, पे द टैक्स वेदर यू गो टू द हॉस्पिटल और द स्कूल और नो। फिर भी गवर्नमेंट की दादागिरी चलेगी, मेरी नहीं चलेगी। दादागिरी तो है, लेट्स एक्सेप्ट दैट, वो तो है, बट गवर्नमेंट की चल रही है, मेरी नहीं चलेगी। दैट्स माई क्वेश्चन, वाई गवर्नमेंट? आई नीड टू फर्स्ट एक्सप्लेन माई क्वेश्चन। क्वेश्चन समझोगे तो आई विल ट्राई टू गेट सम आंसर्स फ्रॉम यू। लेट मी ऑनेस्टली टेल यू, आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, वाई डज गवर्नमेंट हैव पावर टू टेक टैक्स। कम ऑन, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स है, ये ऐसा क्वेश्चन तो बीकॉम में भी नहीं पूछेंगे वो लोग, सबको मालूम है। लेकिन कल यही तो मैं आपको समझा रहा था इन माई मैनर ऑफ लर्निंग, दैट कल की डेट पे तुमको कोई आके बोल दे कि गवर्नमेंट हमसे इतना टैक्स क्यों लेती है, और तुमको कोई आके बोलेंगे, अरे बोलेंगे ही, कम ऑन,
आई डोंट नो अबाउट यू, आई बिलोंग टू द मारवाड़ी कम्युनिटी, आई टोल्ड यू कि उनको टैक्स भरना मतलब जान पे आता है, जान पे आता है उनको। कुछ भी कर लो लेकिन गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना है। और यू विल ऑलवेज फाइंड एनी, गो टू एनी ऑफ योर मारवाड़ी फ्रेंड और रिलेटिव, एक बात हमेशा उनके मुंह से आपको रेगुलरली सुनने मिलेगी, ये गवर्नमेंट इतना टैक्स क्यों लेती है, ये क्यों लेती है, क्या है ये? तुम ये तो बोल देगा क्या, अरे वो रोड देती है, रेलवे देती है, अरे नहीं चाहिए मेरे को रोड, नहीं चाहिए, फिर भी देना पड़ेगा, इज योर फाइनल आंसर। क्यों? और जो गवर्नमेंट दे रही है वो मैं भी देने के लिए रेडी हूं, तो तुम उसको दोगे, मुझे नहीं दोगे, इतना तो मानते हो? देन वाई विल यू पे टू द गवर्नमेंट एंड नॉट टू मी? उसमें क्या है जो मुझ में नहीं? उसमें ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं? ऐसा क्या है उस गवर्नमेंट में जो आप में नहीं है, मुझ में नहीं है? ऐसा क्या है उस गवर्नमेंट में? क्या आप उसको टैक्स दोगे, मुझे नहीं दोगे? सर्विस मैं भी देने के लिए रेडी हूं, और अवेल तो आप उसका भी नहीं करो या मेरा भी नहीं करो, डजंट मेक अ डिफरेंस। ये मेरा क्वेश्चन है, वाई टू द गवर्नमेंट एंड नॉट टू एनीवन एल्स? कल की डेट पे पीपल विल आस्क यू क्वेश्चन और आपको बताना पड़ेगा, वाई गवर्नमेंट, वाई नॉट एनीबडी एल्स? अब क्वेश्चन समझ रहा है? यू वांट टू ट्राई? बोलिए। अनलेस आपका आईडीटी हो गया और आईडीटी में आपको पढ़ा दिया तो अलग बात है। आईडीटी चालू नहीं हुआ है ना? नहीं? हाँ तो बोलिए। इन दिस वॉज फास्टर देन आई एक्सपेक्टेड। लीगल पावर इन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, और कुछ डिटेल में बोलना है? नाउ दैट हिंट किसी को मिल गया, पूरे क्लास को हिंट मिल गया, तो और किसी को इसमें कुछ ऐड या लेस, पहले तो आप पूरा कर लो अपने को। ओके, और किसी को कुछ बोलना है? देखो मेरी क्लास में तो बोलने का चांसेस तो मिलेगा, बोलना नहीं बोलना इज योर चॉइस, बट यूल गेट, बोलना मतलब स्ट्रे कमेंट्स नहीं। लीगल डिस्कशन, आओ लॉ की दो दो हाथ किए जाए, आओ। वही क्वेश्चन था कि बिकॉज द मोमेंट शी सेड लीगल पावर उनके पास है, इमीडिएटली वी अंडरस्टैंड कि सिर्फ गवर्नमेंट को है, एंड वो अथॉरिटी जब हम बोल रहे दिया हुआ है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वुड हैव बीन किसने दिया, एंड शी ऑलरेडी आंसर्ड इट, कॉन्स्टिट्यूशन। विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ आई विल टेक यू अ लिटिल डीप, दिस इज नॉट टैक्सेशन, दिस इज 10th स्टैंडर्ड सिविक्स। अगर आपने पढ़ा है तो, कोई कोई खाली पढ़ते बाकी रास्ते पे थूकते भी है, खाली अप्लाई नहीं करते। तो वाई गवर्नमेंट? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट लॉ ऑफ द कंट्री। सर व्हाट डू यू मीन बाय सीनियर मोस्ट लॉ? सीनियर मोस्ट लॉ इन द सेंस दैट जब भी देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इंग्लिश कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ऑपोजिट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ इन एनी लॉ एनेक्टेड बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट, एनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आपने कुछ भी लिख दिया तो दैट इज वॉइड एब इनिशियो, इलीगल, इनवैलिड। कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी कॉन्ट्रावीन नहीं कर सकता। इंडिया में सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी लॉ को मिलेगी तो दैट इज गोइंग टू बी द Constitution of India. The Constitution of India was adopted on 26 January. कोई को खाली इतना पता है कि सर हाँ बस झंडा फहराते थे। We only know that 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, बाकी रिपब्लिक डे में क्या होता है और क्यों रिपब्लिक डे वो नहीं मालूम। Constitution of India was adopted on this day. The President of India was appointed as the constitutional head. तभी इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर झंडा वंदन करते हैं, लेकिन रिपब्लिक डे के दिन इट इज ऑलवेज द प्रेसिडेंट हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। पावर नहीं है, टूथलेस है, बिना धार की तलवार है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड ओनली टू फेलिसिटेट अदर्स, दूसरे का बहुमान करने के लिए, टीका लगाने के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया में, लेकिन ट्रीटेड एज द हेड ऑफ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। रिपब्लिक डे उसी याद में मनाया जाता है। And what if I tell you, Chartered Accountants Act enacted in the year 1949, मतलब इंडिया became a republic, उसके पहले हमारा लॉ बना है, and respect that। और जिस दिन से ये लॉ बना उस दिन से हमको सिखाया गया
कि मैनिपुलेशन हो तो हमारे जैसा हो वरना ना हो. बिकॉज आई एम श्योर यू मे नॉट नो दिस, द नेम ऑफ द फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द कंट्री, कापाडिया. ये तुम्हारे नाके वाला बनिया है कापाडिया. तो आपला पूरा नाम नहीं मालूम? सर, लेट सर जीपी कापाडिया, गोपाल दास पदमसी कापाडिया, जीपी कापाडिया, गोपाल दास कापाडिया, फर्स्ट सी. अच्छा, बिफोर द एक्ट गॉट एनेक्टेड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड अकाउंटेंट्स बोल के ये कुछ लोग काम कर ही रहे थे. फिर इन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि हमको एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन दीजिए. तो गवर्नमेंट ने बोला आओ तुम लोग कितने हो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड, आ जाओ सब. हम एक एक्ट बनाएंगे, सीए एक्ट, उस एक्ट के अंडर तुमको रजिस्ट्रेशन देंगे एंड द फर्स्ट फ्यू पीपल विल बिकम मेंबर्स. जीपी कापाडिया सर का मेंबरशिप नंबर 1, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप. हमको सबको मेंबरशिप मिला, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप. This is to certify that Shri GP Kapadia has been admitted as a member of institute on this particular date. जब वो CA एक्ट बना था. मेंबरशिप नंबर 00001. जैसे मेरा मेंबरशिप नंबर बताओ फॉर दोज हु स्टिल हैव डाउट्स कि मैं CA है कि नहीं. तुम जाके चेक कर लेना ICAI रिकॉर्ड्स में. आज की डेट पे इंडिया में 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं अप्रोक्सीमेटली, ओके, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 150 करोड़. तो जीपी कपाडिया सर के लिए 0000001 ये उनकी मेंबरशिप सर्टिफिकेट है. सर इसमें क्या मैनिपुलेशन? जब एक्ट बना सबसे पहला नाम उनका आया. मैनिपुलेशन क्या? हर मेंबरशिप सर्टिफिकेट के नीचे एक साइन होती है, अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट या सेक्रेटरी ऑफ इंस्टीट्यूट. यू नो हु साइंड दिस? जीपी कपाडिया सर. पहले मेंबर वो ही थे. देखो दूसरे मेंबर का साइन भी वो करेंगे, बट पहले का कौन करेगा? खुद नहीं किया. बोला कोई है ही नहीं तो क्या करेगा. हमको तभी से सिखा दिया कि आप अपने ही मेंबरशिप सर्टिफिकेट पे भी साइन कर लो. मतलब डॉक्टर ने खुद का ऑपरेशन कर दिया. कौन? ये फैक्ट है. ओके, आप तो गूगल पे सर्च करोगे ना मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट सीए, शायद आपको उसका फोटो मिल भी जाएगा. ओके, तो कोई भी लॉ अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को तो वो लॉ वॉइड एब इनिशियो. मित्रों, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सबसे सीनियर लॉ है, उम्र के हिसाब से नहीं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एज. एज कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में अडॉप्ट हुआ. कॉन्स्टिट्यूशन से उम्र में बढ़े तो और भी लॉ है. अरे सीए एक्ट 1949 ब्रो, सेल ऑफ गुड्स 1930, पार्टनरशिप 1932, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये तो ब्रिटिश बना के गए रे ब्रो. तो 1872 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मालूम है ना, 1872 है ना. देखिए इंडिया इंडिपेंडेंट थोड़ी था उस टाइम पे. तुम तो आज भी ब्रिटिश का. तो मोस्ट ऑफ दी इंडियन लॉज आर वर्बेटिम अडॉप्टेड. वर्बेटिम इंग्लिश में तेरे को ही समझा होगा खाली. मोस्ट ऑफ द इंडियन लॉज आर वर्बेटिम, मतलब वर्ड टू वर्ड कॉपीड फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रिटिश लॉज. कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप तो ब्रिटिश ही बना के गए. उम्र में तो वो सब बड़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आए थे. लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसा लिखा है जो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो वो लॉ कैंसल. उम्र से इज्जत नहीं मिलती. उम्र से इज्जत नहीं मिलती है. I started teaching at the age of 22 and I have all my life taught students who are elder than me in terms of age even today. क्योंकि जो अटका वो अटका हुआ ही रह गया. तो आज भी मेरे से बड़ी उम्र के लोग मेरे स्टूडेंट बनके एट फाइनल स्पेशली लास्ट बैच में आई हैड अ स्टूडेंट who is presently 63 years old. I said, if my father was alive today, he would have been your age. Who should worship whom? कौन किसका पैर छू के आशीर्वाद ले? बोला सर, मैं स्टेज से नीचे उतरूंगा ना, आपका पैर छूंगा, आप मेरे को ब्लेस करना, आप मेरे पिताजी की उम्र के. मैं स्टेज पे चढ़ गया ना, तो इस जंगल का बादशाह तो मैं, इधर का शेर में हूं. एक बार मैं स्टेज पे चढ़ गया, मैं किसी का सरदार नहीं हूं. वही होगा जो मैं चाहूंगा. इंडिया इज अ डेमोक्रेसी आउटसाइड माई क्लासरूम. In my classroom it is dictatorship and I am the dictator. भाड़ में गया डेमोक्रेसी, ऐसी की तैसी डेमोक्रेसी. जो मैं बोलूंगा वही होगा. जब मैं क्लासरूम में हूं तो आप स्टूडेंट हैं और मैं आपका सीनियर है, क्योंकि उम्र के साथ इज्जत नहीं होती, एप्लीकेबिलिटी से. और कॉन्स्टिट्यूशन सबका बाप है. आपने कुछ एक बात बोल दी जो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट किया, आपकी बोली हुई बात वॉइड एब इनिशियो. इतना पावरफुल लॉ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया.
और इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा बाबा साहेब आंबेडकर ने, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा बाय द वे कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इन आर्टिकल्स। देखो किसी भी एक्ट में हम सेक्शंस लिखते हैं, इतना तो आपको पता है, लॉ पढ़ा है आपने तो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इन, जैसे रिसेंटली बहुत वो न्यूज में था आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, वो हमारे लिए वोट बैंक है ना, इसलिए सबने उसकी बात की। व्हाट इफ आई टेल यू देयर इज स्पेशल स्टेटस टू सिक्किम आल्सो? हाउ मेनी पीपल इवन नो अबाउट इट? सिक्किम वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, एक अलग कंट्री था, वहां पे इनकम टैक्स नहीं लगता था। एक दिन गवर्नमेंट ने बोला ब्रो तुम हमारा एकदम बाजू में है, पूरा इतना बड़ा देश है, आ जाओ मजा करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल आर्टिकल बना कि सिक्किम के लोगों को इनकम टैक्स नहीं लगता था, तो उनसे कभी भी इनकम टैक्स नहीं लेंगे, बाद में भी नहीं लेंगे, भले रेस्ट ऑफ इंडिया देगा। देयर इज स्पेशल स्टेटस टू सिक्किम, नो वन टॉक्स अबाउट इट, क्योंकि किसी को वोट नहीं मिलने वाला ना सिक्किम से। आर्टिकल 370 एवरीबडी हैज हर्ड, क्योंकि कश्मीर हमको वोट लाके देगा, इसलिए हम उसकी बात करेंगे। आर्टिकल 35 है, उसके ऊपर एक 35 या 35 है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसके ऊपर एक मूवी बना अभी रिसेंटली अक्षय खन्ना का। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर जैसे कोई भी लॉ सेक्शंस होता है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू आर्टिकल। तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा बाबा साहेब आंबेडकर ने। फिर बाबा साहेब आंबेडकर ने बनाया शेड्यूल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर शेड्यूल क्या होता है? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट समझते हो? मैं आपकी भाषा में आपको समझाने का ट्राई करता हूं। मेन अकाउंट खत्म हुआ, उसके नीचे उसको एक्सप्लेन करने के लिए वर्किंग नोट बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एट द एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे मेड शेड्यूल्स। शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज अ शेड्यूल 7। बहुत सारे शेड्यूल्स है, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। शेड्यूल 7 कंप्राइजेस ऑफ 3 लिस्ट्स, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। कहां पे है ये? शेड्यूल 7 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिस्ट 1 को बोला जाता है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 को बोला जाता है स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 को बोला जाता है कॉनकरेंट लिस्ट इंग्लिश। ये 10th स्टैंडर्ड सिविक्स के सिलेबस में था, तुमने छोड़ दिया था अलग बात है, अब मैं याद दिलाता हूं। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, मतलब वो मैटर जिसके ऊपर पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने का। ऑल दैट विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इसका नाम किधर लिखा है? यूनियन लिस्ट में। बाबा साहेब आंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त बोला कि इन सब बातों का ध्यान कौन रखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तुम्हारा काम नहीं तो क्वेश्चन अराइज होता है ना, ब्रो प्राइम मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर का क्या जरूरत है? चीफ मिनिस्टर का इसके लिए जरूरत है, इसके ऊपर कोई भी लॉ बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट। ये मैटर में इवन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफियर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अंडर द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब दोनों मिलके बनाएंगे। कुछ बातें होती है विच आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, यहां पे दोनों का होना जरूरी है। समथिंग एज सिंपल एज, पहले इसको खत्म करता हूं क्योंकि वैसे भी ये मेरे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। मैटर्स रिलेटिंग टू हेल्थ एंड एजुकेशन, मैटर्स रिलेटिंग टू हेल्थ एंड एजुकेशन, ये दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई एक गवर्नमेंट दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकती है। सो व्हाट इफ आई टेल यू देयर विल बी वन हेल्थ मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट एंड देयर विल बी वन हेल्थ मिनिस्टर इन द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। एजुकेशन मिनिस्टर सेंटर में भी होगा, स्टेट में भी होगा, क्योंकि यहां पे दोनों को मिलकर काम करना है। यू अंडरस्टैंड और नो? फाइनेंस मिनिस्टर दोनों पे होगा, इधर का फाइनेंस मिनिस्टर ये वाला टैक्सेस लेगा, इधर का फाइनेंस मिनिस्टर ये वाले टैक्सेस लेगा। इधर की फाइनेंस मिनिस्टर तो कौन है? जिंदगी जंड किया वो, मालूम नहीं है? डू यू इवन नो कि हमारे स्टेट का फाइनेंस मिनिस्ट्री फिलहाल किसके पास है? अजीत दादा। अजीत पवार कैसे हो? नाके वाला कोई तेरा दोस्त लगता है क्या? हाँ, नहीं तो भाई देख तू क्लास में बोल के चला जाएगा, लोग आके नीचे मारेंगे, मैं बचाने को नहीं आऊंगा। हाँ, अजीत दादा, ही करंटली होल्ड्स डेप्यूटी सीएम के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर। डू यू नो दैट? तो ये वाले टैक्सेस का डिसीजन कौन लेगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, आंटी, यू कैन कॉल हर ताई इफ यू वांट। और ये वाले मैटर्स का डिसीजन कौन लेगा? एज ऑफ नाउ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स इज सर्कस। देखो आज कोई, कल कोई, परसों कोई भरोसा ही नहीं है। ओके, मैं ना, हम लोग पिछले बैच में एक दिन ऐसे बैठे बैठे डिस्कस कर रहे थे कि किसी बच्चे को बोला कि आर यू एफिलिएटेड टू पॉलिटिकल पार्टी? मैंने बोला हाँ। बोला कौन सा? वो बोला शिवसेना। बोला कौन सी वाली?
मैंने पूछा उसको, तो एवरीवन फाउंड इट फनी। अरे अभी तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा असली मालिक कौन है। हम लोग ऐसे मजाक मजाक में, देखो बाकी सब पार्टीज का कितना यूनिटी है। सुबह बात कर रहे थे, शाम को पता चला कि काका को छोड़ के चले गए। तो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का कोई भरोसा नहीं है। आप बोलेगा सीएम कौन है, आज किसी का भी नाम ले ले, कल का भरोसा नहीं है। हम इधर से घर जाएंगे, मालूम पड़ा कोई तो बदल गया। 2 दिन पहले तो ऐसी अफवाह फैला रहे थे कि महाराष्ट्र के सीएम बहुत बीमार है, पेपर में आया बहुत बीमार है तो चेंज करना पड़ेगा। कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स सर्कस बन चुका है और पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे वो रिंग मास्टर कौन है, कौन क्या, कौन कोई भी कुछ भी। मेरे ख्याल से रिंग मास्टर तो आप क्रोनोलॉजी समझिए। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विल कलेक्ट टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। सी, अभी मैं आपको एग्जांपल्स देके और डिटेल में समझाऊंगा, वो तो आज अपना थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, नहीं तो ये वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता। ऑफ कोर्स वी विल कंटिन्यू दिस पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास विच इज गोइंग टू बी ऑन मंडे। और आज इतना कुछ लिखा नहीं है कि आपको पीडीएफ का कुछ उसका जरूरत पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो मैं इसी पीडीएफ के अंदर कंटिन्यू करूंगा। मंडे को आई विल कॉपी दिस एंड गिव इट टू यू। ओके, यू डोंट हैव मच टू रिवाइज फॉर नाउ, सो बस चिल मारो तुम। यू हैव अ वीकेंड एंड एब्सोल्युटली नथिंग टू डू, तो मजा करो। मंडे को मिलते हैं। फ्री रहते हो, कुछ काम धंधा तो है नहीं, मंडे को मिलते हैं। चलो बाय बाय, सी यू। By the same time, yeah, sir. सेम टाइम सेम टाइम।